कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, छोटे सी मैसेज के ऊपर आप लोग आ गए। कल क्या था कि मेरा अलवर कोई प्रोग्राम था और मैंने सोचा कि शाम को आते टाइम कि कल बच्चों से मिल लेते हैं, एक छोटी सी मुलाकात हो जाएगी। आपको कंप्लीटली चीज़ें बता दूंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एग्ज़ाम हॉल को लेकर अपने एक बहुत बड़ा डर रहता है आप लोगों में, उसको लेकर भी अपनी संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे। ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बट सब वो बातें जो आपको जाननी चाहिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी से स्टार्ट होती है, लेकिन फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और फर्स्ट स्टेप आप सब जानते हैं कि हम पाठ्यक्रम का एनालिसिस करते हैं। अब आपका फर्स्ट स्टेप कितना इफेक्टिव था ये आप जानते हो। अब ना तो रोने से फायदा है, ना शिकायत करने से फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अब आपको ये देखना है कि जो हो गया वो तो बढ़िया है, लास्ट स्टेप कम से कम अच्छा होना चाहिए। आपने बूढ़िया क्या करता, पहला ब्याह शादी करता जना कि भाई ठीक है, पहली चीज जकी होगी वह होगी, लास्ट विदाई ढंग से हो जानी चाहिए, बी टाइम पर कोई कमी नहीं रहे। ठीक है ना? तो अब थारे वो जो थर्ड ग्रेड को एग्जाम है, भी मायना आपनो लास्ट स्टेप है कि आप पेपर की साबुत दें। और 6 दिन बच्चे हैं, 5 दिन मान लो थे, आप 5 दिन हम आप के हिसाब से बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ लें। और बन पढ़ना से कम एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जा, और भी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जावा। उसके की थारी तैयारी बहुत कम हो रही हुआ है, लेकिन सिलेक्शन उसका चांस है। और वो इस रूप में देख के आओ आप, क्योंकि एक थर्ड ग्रेड की बड़ी वैकेंसी आ रही है। वो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि हमारा एक अधिवेशन होता है कॉलेज लेक्चर्स का, तो वहां मैं गया था, तो कोई बड़े व्यक्ति थे, तो वो बोल रहे थे कि बलधीर सिंह जी, खुशखबरी बताऊं। मैंने कहा क्या? बोले आपकी तीनों वैकेंसियां, बहुत बढ़िया वैकेंसियां, एक बार दोबारा से कार्मिक विभाग को भेजी जा रही हैं, तो आ रही हैं। तो आपको ये अफवाह भी है ना, तो इसको क्या मान लेना है, सच मान लेना है। क्योंकि ऐसी चीजें जब अपन मान लेते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अपने खुद को अच्छा लगने लग जाता है कि यार नहीं भी हुआ तो क्या है, नई वैकेंसी आ रही, बाका मायने बढ़िया मेहनत कर शा, एक मायने जो कमी रह सी बन आफा सुधार कर ले शा। ए चीज के हुए आदमी ने थोड़ा सो बढ़िया बना दे। और पहले से नेगेटिव ले लो थारे में से कई टाबर हैं का लड़के तो बहुत लेंगे गुरुजी, मैं तो लास्ट टाइम है यो, घर का लास्ट चांस दियो है, एक बाद में शायद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाइफ में, जिंदगी में सब कुछ कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। ये चीज लिख लो आप कि आप बहुत अंतिम स्टेज पे हैं और आपको लग रहा है कि सर मेरा इसके बाद जिंदगी अलग दिशा में जाएगी, नहीं होगी। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं, हमारे एक भाई साहब थे, तो थोड़ा सा जन्म पत्री वगैरह बनवाई होगी, और जन्म पत्री में उनके लिखा हुआ था कि आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लो सेक्टर का जॉब है। लो मतलब आयरन। तो उसमें उन्होंने नौकरी भी की, तो हमें लगने लग गया सही है। फिर वो हम बात करते थे, हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी, मैंने कहा भाई साहब थे, तैयारी करो, एग्जाम तो दो थे। तो उन्होंने पीजीडीसीए कर लिया। पीजीडीसीए करने के बाद वो धीरे धीरे एग्जाम भी देने लग गए, वो प्राइवेट नौकरी भी करते थे। और जिस जन्मपत्री में लिखा हुआ था कि राजयोग नहीं है, उनके एक साथ मतलब 6 महीने के भीतर 3 नौकरियां लगी। समझ रहे हो? आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो मेरा उन उदाहरण को देखने के बाद मेरी एक चीज समझ में आई कि जिंदगी में अपन जो सोच लेते हैं कि यार अब तो क्या ही होना है, हो सकता है उस समय आपका कहीं ना कहीं चयन हो जाए। उम्मीदें कभी मत रखो, परिस्थितियां कैसे भी हों, शादी हो जाए, पारिवारिक परिस्थितियां खराब हो, नौकरी भी करनी पड़ सकती है आप सब लोगों को, लेकिन उस समय भी एक उम्मीद जिंदा रखो कि यार मुझे 4 घंटे ही पढ़ना पड़े, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तैयारी आपकी की हुई होती है लगभग। अब आप ग्रेड थर्ड एग्जाम दोगे तो आप में से लगभग बच्चों ने ये चीजें पढ़ रखी हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने पहले नहीं पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि उन सब चीजों को कंसाइज करके एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक ग्रोड माइंडसेट के साथ आप एग्जाम हॉल में उतर जाओ, और हो सकता है पेपर को मैनेज कर गए, तो हो सकता है पहली पढ़ी हुई चीजें जो आपने 2 साल 1.5 साल पहले पढ़ी हुई थी, वो आपकी उस दिन एग्जाम हॉल में काम आ जाएंगी। और यदि ये ग्रोथ माइंडसेट आपका नहीं है, तो आपने क्या किया कि खूब पढ़ाई की है, खूब कोचिंग की है, हो सकता है कि तुम्हारा पेपर बिगड़ जाए और तुम लास्ट टाइम में हार जाओ। तो आज मैं जो आपके साथ चर्चा करने आया हूं, उसका मूल उद्देश्य यही है
कि अपन लास्ट टाइम में इन 5 दिन को मैनेज कैसे करें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम एग्जाम हॉल में कैसे जाएं, पेपर हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और एक सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों का है कि नेगेटिव मार्किंग वाला सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम मेहनत करते हैं पेपर दे रहे हैं, नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, इन सब बातों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। पहली चीज, पेपर कैसे देना है, क्या करना है, इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। इसी में मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, एक तो पहली चीज। और यही चीज आपको करना है एग्जाम हॉल में, कोई प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। मेरे साथ हमेशा एक प्लस पॉइंट ये रहा, मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहा, लेकिन परीक्षा के नाम से मैं बहुत एनर्जेटिक बन जाता था। मतलब मेरे ऐसा रहता था कि यार पेपर देखूंगा तो मतलब कितने प्रश्न ऐसे होंगे जो मेरे को नहीं आएंगे, ये मेरे हमेशा रहता था। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा रहता था कि यार ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जो मेरे को नहीं आएंगे, और मुझे देखना है कि यार मेरी तैयारी कैसी है, कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जो मेरे को नहीं आ रहे। तो माइंड इतना पॉजिटिव एनर्जी, इतना डोपामाइन स्रावित होता था एग्जाम वाले दिन भी। और ये बहुत बड़ी ताकत होती है आपको कि एग्जाम वाले दिन आपके अंदर डोपामाइन स्रावित हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वहां से पॉजिटिव होने वाला है। और एग्जाम से 5 दिन पहले, 2 दिन पहले और एग्जाम वाले दिन आप एकदम डर के परेशान हो रहे हो, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सर सब भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है जो भी पढ़ी थी आरटी 2009 का ही नहीं पता है कि कितनी धाराएं हैं, कंफ्यूज हो रहा है, बार बार देख रहे हैं यार धाराएं 38 थी, 39 थी, कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार दोबारा आरटी 2009 को देखूं। ऐसा होता है एग्जाम हॉल से पहले, ठीक है ना, 5 दिन पहले। मतलब ऐसी इजी जी चीजें जिनको लगता है यार ये तो 100% था कि सबसे छोटा अभ्यारण्य सरीश का है, यार नहीं नहीं सरीश का नहीं है भाई, रणथंभौर हो सकता है, जबकि ये पढ़ा है आपने 20 बार। लेकिन ये डर की वजह से ऐसी सिचुएशंस उभरती हैं कि हमें लगने लग जाता है, हमारी इतनी इजी जी चीजों पे हमें इतना कंफ्यूजन होने लग जाता है कि हम अपने आप से विश्वास खो देते हैं। और ये बच्चे की सबसे बड़ी हार होती है। आपको इस हार वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना। और ये मेरा प्लस पॉइंट था। मैंने फिर कहा आपको, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहा हूं, लेकिन ये चीज मेरे हमेशा से बहुत पॉजिटिव हैंडल की है। साइकोलॉजी तो उस समय तक मैं इतना जानता ही नहीं था। स्ट्रेस डिस्ट्रेस का कॉन्सेप्ट तो अब ज्यादा समझ में आया, उस समय तो एक नॉर्मली ऑटोमेटिक था कि बॉडी एक अपील करती थी यार नहीं ना यार, और क्या होगा, मैक्सिमम प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, दुबई चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता था। ये चीजें सोच के आदमी थोड़ा सा ठीक सहज महसूस करता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप हर चीज को सहजता से महसूस करना शुरू करो। जितना पढ़ा गया है उतना बहुत बेटर है। जो पढ़ा गया है वो आपके हमेशा काम आएगा। ग्रेड सेकंड भी आप लोग यदि लेवल सेकंड के हैं तो ग्रेड सेकंड देंगे, आपको बहुत टाइम है, वहां बड़ा फायदा हो जाएगा। ग्रेड सेकंड में नहीं देते हैं तो मैंने कहा थर्ड ग्रेड की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, तो वहां आप कहीं ना कहीं सेट जरूर हो जाएंगे। और इसी दृष्टिकोण से आपको एग्जाम दे के आना है कि हमें वो चीजें कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। तो एकदम पॉजिटिव रिलैक्स माइंड सेट रहना है। और ये चीज मेरी सुन के नहीं जाओगे, क्योंकि ये ज्ञान की बातें मैं बहुत करता हूँ, ठीक है। 5 साल पहले भी ये बहुत सारे वीडियो में चीजें की हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने जीवन का हिस्सा जब चीजों को बनाते हैं तो लाइफ में बड़े परिवर्तन होते हैं। और ये चीजें आपको हल्की सी अब शुरू कर देनी है कि जिंदगी के प्रति बहुत अच्छा नजरिया है। सिंपल सी बात है, हमारी 2 एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, समझ रहे हो। यदि आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेते हो तो ये प्रकृति का नियम है कि नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। ये रूल है रियल लाइफ का। या तो आप नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो तो पॉजिटिव आएगी नहीं, और तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव नहीं आएगी। तुम ये कह रहे हो कि नहीं मुझे तो लेनी नहीं, अपने आप ही आ रही है, तो वो जो आएगी वो जगह बनाएगी। अब जगह अमूमन खाली जब अपन होते हैं तो कौन सी एनर्जी ज्यादा आकर्षित करती है? नेगेटिव हमेशा आकर्षित करेगी, हमेशा आकर्षित करेगी। मेरे साथ 2 दिन से एक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, मैं सो नहीं पा रहा हूं। मेरे आज तक कभी नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही 2 दिन से। आपको लग नहीं रहा होगा कि यार ये बंदा 2 दिन से लगातार, मुझे 1 मिनट ही नींद नहीं आई, नहीं आ रही। अब रीजन क्या हुआ, मैंने देखा है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। नींद इसलिए नहीं आ रही, मैं नींद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यार नींद आ जा, नींद आ जाए, कैसे भी अरे 1 घंटे भी आ जाए तो मुझे अच्छा लगे। मेरे सुबह तो सिचुएशन ही हो गई थी मुझसे, यार छोड़ एक सेशन कैंसिल करते हैं यार, कोई मतलब नहीं है, अपन पता नहीं एनर्जी अपना रहेगी नहीं, नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग ऐसा था। फिर मैं कहा नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं आई तो नहीं आई, चलते हैं। अब आप मेरा एनर्जी लेवल देख के समझ जाओगे कि आपको लगेगा नहीं कि बंदा 2 दिन से सोया नहीं है,
बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? तो मैं यदि उस नेगेटिव एनर्जी को ओढ़ लेता तो वो नेगेटिव और बढ़ जाती। मैं आज आपसे नहीं मिलता, मैं रूम पे रहता या घर चला जाता, तो वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती। तो लाइफ का रूल है कि हमेशा कोशिश करो कि पॉजिटिव को एकत्रित करते जाओ, नेगेटिव अपनी जगह कभी बना ही नहीं पाएगी। चीजों को कभी भी पकड़ने की कोशिश मत करो, पकड़ोगे तो वो जबरदस्ती फिसलेगी, समझ रहे हो ना? रूल है ये। आप मिट्टी को जबरदस्ती पकड़ोगे, रहेगी नहीं मुट्ठी में, फिसल जाएगी तुम्हारे। तो पकड़ना क्यों? तो सिलेक्शन को पकड़ो मत, रीट को, थर्ड ग्रेड को पकड़ो मत। होगा, अच्छा होगा, लिखा होगा माइंड में। अपना सबसे पुराना सिद्धांत है, लिखे दो सीजत तुम्हारो जैसी, और नहीं लिखे दो तो अपन कह देना भाग्य में हो क्यों नहीं। सबसे बढ़िया रूल है वो, संतुष्टि प्रदान करने के लिए। नहीं हुआ तो भाग्य में नहीं था, मेरे इस बार शायद संजोग अच्छा नहीं था, इसलिए आगे लिखा जाएगा, और यदि हो जाता है तो बहुत बेटर है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, चीजों को पकड़िए मत, मस्त रहिए। पहली चीज तो यह है। पेपर एग्जाम हॉल में जाएंगे आप, सबसे पहले एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं, फिर साइकोलॉजी, आईसीटी और परिदृश्य को बहुत संक्षिप्त में आपको चीजें बताऊंगा। पेपर जब भी आप दें, घर से जब भी रवाना हो रहे हैं, बस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं। होगा तो ठीक है, नहीं हो तो और बढ़िया है, यही एनर्जी के साथ जाना है। आराम से गए, ये मैंने कहा पकड़ना ही मत। मैं लड़कियों से बात कर, गुरुजी मैं मर जाऊंगी जो पेपर खराब होगा तो। हल्ले, कौन सी बात है भाई ये? मेरे तो होना ही चाहिए, कौन नहीं हुए? पॉसिबल ही नहीं है। आप चीजें आप कभी भी देख लेना। मैं ऐसे कई बार बच्चों से बात करता हूं कि सर मेरा है ना, मेरी शादी ऐसे लड़के से नहीं होनी चाहिए। 100% उसी से होगी। ऐसे से मतलब इस लेवल का लड़का तो नहीं होना चाहिए, इस टाइप का तो नहीं होना चाहिए, मेरे को तो ऐसे लड़के पसंद है। वो ही लड़का आ जाएगा लाइफ में। तुमने कहा था कोई कॉल मत, तू कुदर में ही कौन करूं, जो मर जाऊंगी लेकिन ऐ कैसा कौन करूं, वैसा ही लड़का आपको मिलेगा और तुम शादी करोगे, जियोगे जिंदगी। इलाज ही नहीं है, क्योंकि जो तुम चीज को पकड़ते हो ना, वो चीज बहुत जल्दी पकड़ती है तुम्हें। तो इसलिए ज्यादा इन चीजों को लेकर दिमाग में मत रखो कि मेरे तो होना ही चाहिए। जो होगा ना वो बहुत बेहतर होगा। ये प्लानिंग का हिस्सा है और इसको स्वीकार कीजिए, उतना बेहतर है आप सबके लिए। सहज तरीके से एग्जाम जाएंगे। साइकोलॉजिकल चीज आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करता था। ये अंधविश्वास है कंप्लीटली, बट ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, तो मैं तो हमेशा यूज करता हूँ। मन गाड़ी भी लेनी है तो मैं हमेशा ये करूंगी, यार कौन सा दिन बढ़िया रहेगा, ये टाइमिंग बढ़िया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट मैं यूज इसलिए करता हूँ कि मेरी उसके प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाए कि मैंने सही टाइम पे गाड़ी ली है, मतलब वो अच्छी रहेगी। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, कंप्लीटली अंधविश्वास है, फिर कह रहा हूँ। लेकिन जो चीज आपको पॉजिटिव एनर्जी दे वो चीजें आपको करनी चाहिए। तो सही टाइम पे निकल लिए। जहां आपका आज आगे क्या कोलेक्टर कल आएंगे, कल सेंटर आ जाएंगे। जहां भी सेंटर आए उसके एक दिन आराम से पहले पहुंच जाएं, ठीक है? जहां भी है, रिश्तेदारों के रुकना नहीं है, कोशिश करें नहीं रुकना, क्योंकि 90% प्रेशर तो एग्जाम से पहले वही क्रिएट कर देंगे। अच्छा और बता, कितनी साल से कर रही है बेटा? और जयपुर रही? अच्छा 3 साल होगी। तो 3 साल में हो कहीं कुंते रो यार, आप क्या सफाई दोगे? आरटी 2009 की धाराएं भूल जाओगे 5 से 13 में। नई चीज। अच्छा है बेटा, महाली बेटी को तो नीट में होगो, देख तेरा कमजोर, अच्छे उससे उदाहरण देंगे। रिलेटिव से बच के रहना है जहां तक पॉसिबल हो। रिलेटिव्स को तो बताओ ही मत कि मैं तैयारी कौन करी, मैं तो देखूंगी दानिद एग्जाम देने जाऊं कौन देने जाऊं। आपका घर का अलावा बताओ ही मत कि मैं बहुत सीरियसली तैयारी करी को नहीं। और वह तो ठीक है, देख ही आऊंगे एक बार और जागो तो ठीक है। यही नजरिया रखो, किसी को ज्यादा बताओ मत, वो प्रेशर क्रिएट करता है। पेपर जैसे ही लोगे, पहली चीज है बहुत सुनना, ध्यान से प्रेम से सुनना। आराम से जो भी आपका इष्ट है उसको याद कर सकते हैं। मैं बजरंगबली को याद करता था, फिर गहरी सांस ली। कभी मैं किसी से एग्जाम हॉल में जाके ज़्यादा बातें मैंने की नहीं है। हाँ, पहले पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाता था। चेहरे पे मुस्कुराहट मेरा सबसे बड़ा स्किल है, उसको मैंने एग्जाम हॉल में, इंटरव्यू में, सब जगह इस्तेमाल किया है। और मेरा इंटरव्यू सबसे टॉप लेवल पे जाता है। उसका रीजन यही था कि मैं आकर्षित करता था इस चीज़ को लेकर। समझ रहे हो? आपका रोता हुआ चेहरा नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करेगा, आपका हंसता हुआ चेहरा पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करेगा। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किसी और चीज से मत जोड़िएगा इसको। इसके साथ आप बैठे हैं शांत तरीके से। पहला पेपर जैसे ही आया, चाहे कैसा भी पेपर आए, सिर्फ 1 मिनट के भीतर पूरा का पूरा पेपर आपको एक बार देखना है, ठीक है? ये करना चाहिए, ठीक है?
आंखों से निकाल लिया, उसमें प्रश्न नहीं पढ़ने, वैसे निकाल लिया। फिर आपको लगता है कि सर मेरा ये पार्ट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर दूंगी, साइकोलॉजी है, परिदृश्य है, राजस्थान ज्योग्राफी है, जो भी आपको लगता है, या आपको लगता है कि मेरे सब भी ठीक है, तो आप पहले प्रश्न से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और शुरुआत में लगा कि मुझे 5 प्रश्न लगातार समझ ही नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, वहां ये मान के चलिए कि वो 5% दूसरों को भी नहीं आ रहा है, तय मान के चलिए, ये निश्चित है, क्योंकि आपने जिस लेवल की पढ़ाई की है वहां ऐसा बच्चा नहीं होगा कि आपको नहीं आ रहे हैं औरों को आएंगे, वो तुक्के लगाएंगे, ज्यादा फंसेंगे, सीधा छोड़ दें, उस पूरे पोर्शन को भी छोड़ सकते हैं। आप सेकंड पोर्शन राजस्थान ज्योग्राफी में पहुंचे, आपने आराम से शांत मन से पढ़ा, शुरुआती गति धीमी होनी चाहिए, मनोविज्ञान ये कहता है, बाद में आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है। आप राजस्थान ज्योग्राफी कर रहे हैं, पहला काम नेगेटिव मार्किंग का भी साथ में बता रहा हूं और पेपर हल करने का तरीका बता रहा हूं। आप राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न कर रहे हैं, आपने टिक करते गए, आपको जो आते गए 100% वाले, जो आपको नहीं आए, जिनमें डाउट लगा, उस पर आपने गोला लगा लिया, जो अमूमन मैं लगाता हूं, वो गोला लगाते जाएं। आपको मान लो 20-15 प्रश्नों में से और 10 प्रश्न एकदम सही आ रहे थे, राजस्थान ज्योग्राफी का तुरंत आपने किया और तुरंत ओमार सेट में वो भर दिया। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो 4 तारीख का हमने पेपर करवाया था, आप में से कितने बच्चों ने दिया था क्या? वेरी गुड। नीचे तो उसमें मैंने गलती चीज नोट की, 2-3 सेंटरों पे सीखकर स्पेशली, वहां पे बच्चों ने क्या गलती की कि टाइम मैनेज ही नहीं हुआ उनका, मतलब ओमार सीट पेपर पूरा कर लिया लेकिन ओमार सीट उनसे भरी नहीं गई, और ये हड़बड़ाहट आपको खत्म कर देती है। तो साथ में हर पोर्शन वाइज पहले पूरा पोर्शन पढ़िए, उसके बाद आप ओमार सीट भरिए, कॉन्फिडेंस आएगा उन 10 प्रश्नों से, धीरे धीरे आपकी गति ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ी सी भी उलझन पैदा हो रही है, तुरंत बंद कर दो उसको, आगे पढ़ना बंद कर दीजिए। वो जब लास्ट टाइम होगा, रिव्यू करेंगे, उस समय उन प्रश्नों को देखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होगा। आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, क्लियर है बात? टाइम है ही नहीं आपके पास। आप सही तरीके से एनालिसिस यदि आपने पेपर देके किया ना, तो ये चीज कोशिश करना, 1-2 पेपर और हल कर लेना, आप चाहे किसी भी कोचिंग कर लेना, टाइम मैनेज वाला प्रैक्टिस और करना कि मैं क्या पूरे टाइम में पेपर कितने प्रश्न हल कर रहा हूं। पूरा पेपर तो आपको आ नहीं सकता, आप ये मान के चलिए कि जो थर्ड ग्रेड का पेपर आएगा, मैं मानता हूं जमादार वाले पेपर की तर्ज पे अच्छा लेवल का पेपर आएगा, 70% यदि पेपर तक आप पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो आप ये मत कोशिश कीजिए कि 100% वाला टारगेट रखना है, रखना ही नहीं है, पहले से कोई पूर्वाग्रह बनाना नहीं है, किसी टीचर से पूछना नहीं है कि मुझे कितने परसेंट करने चाहिए, कितना सेफ स्कोर होता है। कोई सेफ स्कोर नहीं होता, पेपर के अकॉर्डिंग तय होता है कि आपको कहां तक जाना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, कितनी नेगेटिव मार्किंग में घुस सकते हैं, ये सब पेपर वाले दिन तय होगा। जो अभी बताऊंगा उस फार्मूले को यूज करना। आपने कंप्लीटली उससे एक पोर्शन को किया, तो टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, मतलब पूरी आउटलाइन दिमाग में रखनी है। राजस्थान ज्योग्राफी में इतना टाइम लगता है, साइकोलॉजी में जब इतना टाइम लग सकता है, करंट में इतना टाइम लग सकता है, पूरी एक आउटलाइन आप में से कितने लोगों ने बनाई है? ईमानदारी से हाथ ऊंचे करना कि मुझे इस पार्ट को इतना टाइम देना है। 2 लड़कियों ने हाथ खड़े किए, बाकी ने नहीं बनाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि जब मैं आपके दौर में था तो मैं भी नहीं सोचता था, लेकिन अब जब एक एक्सपीरियंस आया है चीजों को लेकर के, ऐसे हैंडल किया जा सकता है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजों को लेकर, तो कोशिश करें कि एक आउटलाइन दिमाग में सेट करें कि मुझे इस पार्ट को इतना टाइम देना है, और यदि मैं इतना सा मैनेज कर जाता हूं और इतना टाइम मेरे पास लास्ट में 10-15 मिनट ये बच जाएंगे, उस समय मैं इन चीजों को रिव्यू कर सकता हूं, या 20 मिनट मुझे बचा के चलने, ये सब चीजें प्लानिंग करके चलिए। थोड़ा सा प्री प्लानिंग बहुत बेहतरीन होती है, अन्यथा आप घबरा जाओगे। समझ गए? मैं कई बार करता हूं, जैसे मैं घूमने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन बड़ी नेगेटिव चीज ये कि मैं घूमने में प्लानिंग नहीं करता, मैं ऐसे चल पड़ता हूं। अब जाने के बाद पता चलता है कि यार होटल कौन सा करना है, यार ये तो अच्छा नहीं है, 10 होटल चेक कर लिए, मजा नहीं, यार कितना टाइम खराब हो गया। प्री प्लानिंग आपको हमेशा दूसरों से आगे रखती है, आपका टाइम बचाती है, तो पेपर में कम से कम गलती नहीं होगी। घूमने में तो चलो चीजें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी आप नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, 4 चीजें नहीं देख ली, ठीक है, लेकिन एग्जाम एक्सप्लोर करने की नहीं होती है बेटा। परीक्षाएं पेपर एक्सप्लोर करने की होती नहीं है, क्योंकि जिंदगी मुश्किल से मौके देगी आपको, 2 या 3 या 4 मौके देगी, कहां एक्सप्लोर करोगे चीजों को? तो एक्सप्लोर नहीं करना है, कंप्लीटली चीजें बनानी है माइंडसेट में, उनको अप्लाई करना, और 100% ये सोच के जाना है कि मुझे इतनी समय में ये चीजें करनी है और मैं कर लूंगा। तो कंप्लीट आउटलाइन आप बनाओगे। कोई डाउट है किसी को इस चीज को लेकर? ये सब बच्चे आप लोग करोगे, ठीक है। ये स्पेशली ये क्लास वैसे ऑनलाइन के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन के लिए मूल उद्देश्य था आप लोगों से तो मिलना, एक संजोग है अपना। तो दूसरी चीज, आप प्री प्लानिंग करेंगे किस पार्ट को कितना टाइम देना है।
नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको साथ चलना है। तीसरा पोर्शन आपको देखना है कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे उन पे ध्यान ही नहीं देना है और कहीं भी रिस्क नहीं लेना है। ये रिस्क वाली प्रवृत्ति कब होती है? जब पेपर बहुत आसान, दिनेश सेवा चयन बोर्ड के पुराने पेपर आते थे और तुक्के मारने होते थे, तब आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन पेपर का लेवल अच्छा होता है, वहां रिस्क तभी लें जब 50% से अधिक आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन तो क्लियर नहीं आ रहे, तो ही रिस्क लें। 50% से नीचे रिस्क मैंने कभी नहीं लिया, समझ रहे हो? कभी नहीं लेना चाहिए इसको। जरूरी नहीं कि आप ये 100% की ऐसा ही करना है, मेरी राय है आपको कि 40% तक लग रहा है लेकिन आपका पेपर खराब हो जा रहा है, तब तो आप 40 या 30% पे भी रिस्क कर लो, समझ रहे हो आप? लेकिन जब आपको लग रहा है ठीक स्थिति में हूं, आपको पता चलने लग जाएगा कि मैं ठीक स्थिति में हूं, मेरा सब्जेक्ट ठीक जा रहा है, साइकोलॉजी ठीक गया, करंट भी ठीक गया, तो मुझे रिस्क कहां लेना चाहिए? मुझे रिस्क वहीं लूंगा जहां 50% प्लस संभावना है कि यार यहां ली जा सकती है, और वहां भी थोड़ा सा विवेक का प्रयोग जरूर करना है। समझ गए? उन दो ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है कि यार ये लगा दूं, नहीं। जहां रचनात्मकता ज्यादा दिख रही है वहां पे आपको ऑप्शन लगाना है, तो नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली तुम्हारी घट जाएगी। 3 लेवल अपनाने हैं नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए, पेपर को हल करने के लिए। ए लेवल, ए में क्या करेंगे आप सबसे पहले जो कंफर्म है 100%, वो चाहे 150 प्रश्न है ना आपके, उसमें मान लीजिए आपको 80% ऐसे हैं जो कंफर्म है 100%, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 80 प्रश्न आपने कर लिया, ओमार सीट भर ली। अब आप जाइए यार 80 प्रश्नों में तो भाई पेपर का आइडिया लग जाएगा आपको। कथन कांड वाले ऐसे प्रश्न आ गए तो मान लेना ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, वही 60-70% मेरिट जाएगी। तब तो आपको रिस्क को कैलकुलेट करना है कि यार रिस्क लेना चाहिए। पेपर आप लग रहा है यार मेरे को ही आ रहा है, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो और भी जाएंगे, तो फिर अकॉर्डिंग रिस्क की बढ़ा दें। फिर आप जो 50% के आसपास हैं उन प्रश्नों में रिस्क लीजिए। वो मान लो कि कितने प्रश्न हैं, या हो सकता है उन 50% में भी आप जब दोबारा देखते हो, रिव्यू करते हो, उस समय आपको लगता है यार नहीं, पहले मेरे को 2 तो कंफर्म लग रहे थे, अब ये भी नहीं होगा, ये 100% है। ऐसे 5 या 7 प्रश्न ऑटोमेटिक सही होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने किया है। जब रिव्यू करते हैं आप, यदि पॉजिटिव माइंडसेट है तुम्हारा तो ऑटोमेटिकली आंसर होने लग जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हारे 10% ऐसे और हो गए, 90 या 100 के आसपास पहुंच गए। फिर आप 10% ऐसे लोग कि जहां आपको लगता है यार 45% प्लस मुझे संभावना लग रही है, तो मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से आवाज आएगी, उसको सुनना आप। किसी टीचर्स की बात से ज्यादा अंदर की आवाज आती है कि मुझे ले लेना चाहिए यार, मुझे लग रहा है यहां पे, तो वहां पे रिस्क ले लीजिए। लेकिन 30% से नीचे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है ऐसा नहीं उस चक्कर में आप खूब सारे नेगेटिव खत्म कर देता है बच्चे को। ठीक है? अब नेगेटिव कोई मान लो कि इस माइंड से गया है, जैसे मान लो कई बार आपने तैयारी नहीं की, समझ रहे हो, 1% भी आपने प्रिपरेशन नहीं की और आप यूं ही गए हो, तो वहां कई बार बच्चे पूरी रिस्क ले लेते हैं। वो ले लो, आपकी मर्जी, आपने लेकिन आपने गंभीरता के साथ यदि प्रिपरेशन की है तो आपको अनावश्यक ऐसा रिस्क नहीं लेना है। समझ गए? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये ABC, ए लेयर जिसमें 100%, बी में 50% प्लस, और सी कैटेगरी में आप तभी घुसें जब आपको ये लग रहा है कि यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं एग्जाम से बाहर नहीं हो जाऊं, तो वहां फिर मैं जो है वो 20 से 30% वाले सी पोर्शन में जाऊंगा। अन्यथा मेरी ईमानदारी वाली राय है कि आप ए और बी पोर्शन तक सीमित रहें, सी पोर्शन की तरफ ध्यान नहीं दें। यदि आप अच्छी स्थिति में जाते हैं, 60% के आसपास जा रहे हैं, तो सी पोर्शन को आप छोड़ दें, वहां नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसें। ये अभ्यास आप पहले भी कर लें। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट मैंने कहा कि 2 या 3 पेपर आप निकाल लें। चूंकि पुराने प्रश्न पत्र बहुत आसान आए हैं, इसलिए उनको अब देखने का ज्यादा सार वैसे है नहीं, क्योंकि पिछली बार तो इतने इजी प्रश्न आए, आप देखोगे आप लगे अरे ये तो कभी भी किया जा सकते हैं, तो उतना इजी मुझे लग नहीं रहा। तो ज्यादा PYQ की बजाय जो पोर्शन आपको लग रहा है कि सर ये पार्ट मेरा ऐसा है, जैसे कि मैं आज सिलेबस सुबह आपका देख रहा था तो उसमें एनालिसिस कर रहा था, जो जनगणना वाला पार्ट होता है वो लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, करंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, आपका खेल खिलाड़ी वाला पोर्शन है वो लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं। और खेल खिलाड़ी के प्रश्न में एक टेस्ट करवाऊंगा, शायद आज करवाऊंगा, उसमें लगभग मैंने 30-35% खेल के बनाए हैं, वो आप दे लेना, फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो टेस्ट। उसमें तो वो ऐसी गतिविधियां हैं जो मतलब नॉर्मली याद ही नहीं होती हैं, तो वो आप लास्ट टाइम में आपको देखनी चाहिए। अब मान लीजिए टॉपिक कालीबंगा हार्ड बैराट है, आप 4 साल से पढ़ रहे हो, तो वो आपका 20 दिन पहले, 1 महीने पहले पढ़ा हुआ भी याद रहेगा, तो ऐसे टॉपिक को रिपीट मत कीजिए।
जो इतिहास का आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भाषा साहित्य का आपका कला संस्कृति का पोर्शन है वो आपको 100% लास्ट टाइम में एक बार रिपीट करना चाहिए, क्योंकि आप उसको पहले पढ़ा हुआ तो याद भी नहीं रहेगा, भूल जाओगे आप। समझ रहे हो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं? मतलब मेरे परीक्षा से 1 महीने पहले दिमाग में पूरा आउटलाइन होती थी कि मैं एग्जाम से 5 दिन पहले ही पार्ट में पढ़ूंगा, 3 दिन पहले ही पार्ट में पढ़ूंगा, 2 दिन पहले, और ई लेवल पर तैयार करता था कि यार ये पार्ट में भूल जाता हूं, इसको लेकर मुझे कंफ्यूजन होता है। वो परीक्षा से 6-7 दिन पहले की पूरी आउटलाइन होती थी। आप लोग क्या कर रहे हो कि आपका सिस्टम नहीं है, आप लोग केवल आभासी दुनिया से इतने प्रभावित हो गए, वर्चुअल दुनिया से इतने प्रभावित हो गए कि आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है यार धीर सिंह जी ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। आप देखना कितने वीडियो आ जाएंगे एग्जाम से पहले, लास्ट टाइम पेपर ऐसे करें, नेगेटिव मार्किंग को दूर करने के लिए सुंदर टिप्स देखिए। तो आप लोगों को खुद को लगेगा यार ये गुरुजी अलग बता रहे। अरे ये चीजें किसी की मत सुनिए, खुद की अपनाइए। और हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था मेरे, लेकिन पूरा माइंडसेट होता था कि मुझे 5 दिन पहले ये टॉपिक पढ़ने हैं, 4 दिन पहले ये पढ़ने हैं। तो ये तो आपको तो पता ही चलता होगा ना कि यार इस सिलेबस में ये पार्ट ऐसा है जिसको मुझे पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, और ये पार्ट ऐसा है जिसको मैं छोड़ भी दूं तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं, जहां डाटा वाली चीजें हैं, वो सब आपको अब लास्ट टाइम में एक बार रिपीट करनी चाहिए। तो जैसे मैंने भाषा साहित्य वाला पोर्शन बताया, आपको देख लो एक बार, ठीक है। टीचिंग मेथड आपका बहुत कमजोर पार्ट है तो विधियां वाला पार्ट जरूर देख लो। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री बहुत इजी टॉपिक, आपने पहला भी पढ़ा हुआ तो याद हो जाएगा, ठीक है। कोई स्टेटमेंट परिभाषाएं हैं मेथड्स की, या साइकोलॉजी में आपको लगता है कि परिभाषा याद नहीं हुई तो वो देख लो। परिदृश्य में परिभाषा आएगी नहीं तो परिभाषा देखनी नहीं है आपको, समझ गए। परिदृश्य तो बहुत आसान है, सेक्सी परिदृश्य अभी चर्चा करूंगा मैं आपको, बहुत आसान है। तो थोड़ा सा ये एक आउटलाइन आप अपने पूरे दिमाग में रखिए कि मुझे ये चीजें इस प्रकार से करनी है, और मेरे अब 6 दिन जो है, 5 दिन जो बचे हैं उनमें इस पार्ट पे मैं इतना वेटेज दूंगा या दूंगी, और बाकी चीजों पे मुझे ध्यान नहीं देखना है। कम से कम ये कोशिश करो कि यूट्यूब है और चीजें सोशल मीडिया है, इस समय आपको एकदम से इग्नोर करना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। आपका मूड खराब हुआ तो आपको लग रहा है कि यार ये छोटा सा कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूं एक एनर्जी लेने के लिए, तो भले ही आप देख लें, अन्यथा आपको चाहे मैं भी मैराथन लूं तो आप चाहे छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं है। आपको लगे कि फायदा हो रहा है तो मैराथन ले लूं, वरना मुझे लगता है कि आपको रीडिंग जो है उस पर ज्यादा करना चाहिए। और एक चीज मैं बहुत अच्छी करता था कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, मैं अकेला जैसे घूमने मतलब बाहर निकल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से बोलता था उन चीजों को, यार वो चीज ऐसे है, अच्छा हाँ वो वहां ऐसे होगी, तो वो चीज भूल ही नहीं जाती थी। और मैं उन चीजों को लेकर आपस में इनर स्पीच करता था जो वाइगोत्स्की बोलता है, क्योंकि ये बहुत तकड़ी तकनीक है। अब मुझे तो अब पता चल रहा है कि यार वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच अपन जो करते थे उसी को बोला है। साइकोलॉजी पढ़ाने लग गए, पढ़ाई तब पता चला है, जबकि मेरे तो इनर स्पीच नेचुरल था कि मैं तो करता ही था, मैं तो अकेला पढ़ने का आदी था। तो मैं खुद कोई चीजें पढ़ ली, पूरा टॉपिक मैंने 5 या 7 मिनट में चलते हुए पूरा टॉपिक माइंड में रिपीट कर लेता था। अब आप भूलोगी ही नहीं उससे, समझ रहे हो। और आप चाह रहे हो कि यूट्यूब पे मैं चीजें ले लूं, भूल जाओगे 10 मिनट में। तो रीड किया, और रीड करने के बाद अपने साथ बातचीत की उस टॉपिक की जो आपको लगता है बहुत कठिन है, उसको लेकर आप स्पेशली थोड़ा सा इनर स्पीच करें, मतलब अपने साथ बातचीत करें। एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके साथ आएगा और आपको खुद को लगेगा बहुत फायदा हो रहा है। अब अपन बात करते हैं कि सर साइकोलॉजी में हमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला टॉपिक आपका शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र उपयोगिता है, सिलेबस में लिखा हुआ है। अब यहां देखो परिभाषाएं आपकी मर्जी हो तो करो एंड करो, स्किनर गेट्स इनकी परिभाषाएं आई हुई हैं, इनकी देख सकते हो, परिभाषा पूछ सकता है दिनेश सेवा चयन बोर्ड। लेकिन मूल बिंदु जिससे उसमें क्या दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता। तो मनोविज्ञान वाला पार्ट छोड़ दिया आपने। स्पेशली शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कहां से हुई, थॉर्नडाइक है, फ्रांसिस गाल्टन का योगदान है, आपका अल्फ्रेड बिने का योगदान है, इसका जॉन डिवी का योगदान है, इनको हल्का सा आपने रिपीट किया, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में स्किनर, करो एंड करो, स्टीफेन, जिनकी स्पेशली पिल इनकी आई हुई है, उनको देख लिया हल्का सा, या याद होगी तो, नहीं याद हुई तो आप टेंशन मत लेना, छोड़ देना। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है और क्षेत्र क्या है, कभी नहीं पढ़ना। जो भी आपका सिलेबस है वो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, क्षेत्र रटना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, रचनात्मक आंसर देना होता है। साइकोलॉजी की उपयोगिता क्या है, जो बच्चे से जुड़ी हुई चीज है उसको आपको आंसर देना है, वो ऑटोमेटिकली सही होगा, समझिए। विधियां यद्यपि पिछले एग्जाम में आई थी आपके, लेकिन विधियां वैसे सिलेबस में नहीं लिखी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना व्यवस्थित पेपर आएगा, तो आप विधियां छोड़ सकते हैं। उसमें कोई नाम देखो तो देख लो, बाकी छोड़ दो। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव,
जिसमें अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, ये 3 बिंदु देखने। अधिगमकर्ता में बच्चे का क्या क्या आएगा, अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं आती हैं, अधिगम स्थिति में वातावरण, इमोशनल सिचुएशंस, टीचर की, मेरी, निर्देशन, परामर्श, ये सब आता है। ये 3 बिंदु पढ़ लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पे लगभग प्रश्न आता है, तो उसमें याद रखना है वैज्ञानिक है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है, मानक विज्ञान नहीं है, नियामक विज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक है, कार्य कारण संबंध स्थापित करता है, व्यवस्थित है, संगठित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु। फिर विधायक विज्ञान है, कारणों की खोज बल देता है, तथ्यों को जैसे वैसे अध्ययन करता है, सकारात्मक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, शिक्षात्मक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विकासशील विज्ञान है। ये पार्ट ढंग से देख जाना। लो, ये पहला टॉपिक तैयार हो गया आपका। उपयोगिता और क्षेत्र में केवल इतना याद रखना है, जो बच्चे से जुड़ी हुई वहां मुझे अप्लाइड आंसर देना है, और जिसमें 2 या 3 ऑप्शन हो जो पॉजिटिव हो, बच्चे जुड़े हैं, वो सब करना है। जहां केवल वर्ड लिखा आएगा वो नहीं करना है मुझे लगभग। ये पहला टॉपिक। विकास में आपके लिखा हुआ वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका और विकास के सिद्धांत, तो वंशानुक्रम वातावरण वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वंशानुक्रम वातावरण ढंग से पढ़ लिया, शॉर्ट में पढ़ लिया, उसकी अर्थ देख लिया। वंशानुक्रम ज्यादा है, वातावरण पे तो कुछ मैटर है ही नहीं, तो वंशानुक्रम के नियम पढ़ लिए, वंशानुक्रम की जो लक्षण पे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, मेंडल का क्या योगदान है, वंशानुक्रम की प्रोसेस ढंग से याद कर ली। फिर आप विकास के सिद्धांत पढ़ते हो 12-13। सामान्य विकास, सामान्य से विशिष्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, सिफेलोकोडल है, प्रोक्सिमी डिस्टल है, उनको देखना है आपको। फिर विकास की अवस्थाओं पे प्रश्न वैसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लिख रखी, लेकिन एक अवस्था पढ़ लोगी तो दूसरी तीसरी अपने आप हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहले प्रश्न आए हुए और मेन विशेषता पढ़ना, एजुकेशन छोड़ देना, परिभाषा छोड़ देना, किशोर अवस्था वाले भले ही देख लेना। फिर विकास के पहलू आते हैं। शारीरिक विकास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उसमें सिर वाला याद रखो, हड्डियां याद रखो, दांत याद रखो, और बस ये 2-3 बिंदु याद रखो। मानसिक विकास में जीन प्याजे पढ़ लो, बाकी मानसिक विकास पढ़ना ही नहीं है। जीन प्याजे पढ़ लिया, मानसिक विकास पूरा हो गया। सामाजिक विकास में स्पेशली इरिक्रिएक्शन पे प्रश्न पूछेगा, तो इरिक्रिएक्शन देख लिया, बाकी नॉर्मली इतना याद रखो, शिशुअवस्था में सामाजिक नहीं होता है, बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था में सामाजिकता में लक्षण 3-4, चाहे वो लैंगिक अलगाव हो, चाहे सुझाव ग्रहण की प्रवृत्ति हो, मतलब 3-4 मुश्किल। सामाजिकता का सबसे अधिक विकास होता है, टोली की आयु बन जाती है। किशोर अवस्था में जटिल सामाजिकरण है, वो विद्रोह भी कर देगा, समाज के लिए त्याग बलिदान की भावना भी होगी, तो दिमाग में चलना चाहिए कि ये पढ़ना है, ठीक है। फिर इरिगेशन पढ़ लिया और ब्रॉनफेन बैनर पढ़ लिया। फिर सीधे आ जाओ आपके नैतिक विकास में। नैतिक विकास में कुछ भी नहीं पढ़ो, लेकिन पियाजे और कोहलरबर्ग, इनके 2 के सिद्धांत ढंग से पढ़ लिए, बाकी चाहे छोड़ दो, लेकिन इन 2 को ढंग से पढ़ जाओ, क्योंकि इन पे प्रश्न लगभग नैतिक विकास से प्रश्न आएगा तो इस पे आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट आपके है, तो इमोशनल डेवलपमेंट में ब्रिजेज को हल्का सा पढ़ लो, विलियम मैकडूगल वाली टेबल याद कर लो, बाकी हल्का सा ये देखना, शेष अवस्था में बच्चे के संवेग तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं, बच्चे में प्रेम, भय, प्रेम, क्रोध, ये मूल संवेग होते हैं, ठीक है। हिंसात्मक अभिव्यक्ति होती है। बाल्यावस्था में बच्चा संवेगों पे नियंत्रण कर लेगा, और किशोर अवस्था में बच्चे के संवेग सबसे अधिक अस्थिर होते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट चीजों को याद करने का तरीका कि मुझे यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, इस पार्ट को मुझे इतना ही देना है, ये विकास टॉपिक हो जाता है। जैसे मोटिवेशन में जाते हैं, मोटिवेशन की इंटरनल या बाह्य मोटिवेशन में प्रश्न आएगा, या मोटिवेशन कि जो आपका 4 बिंदु हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन या प्रोत्साहन, इनको सर्कल को समझ लो। पिछली बार आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत पे प्रश्न पूछे गए थे, और शरीर क्रिया सिद्धांत पहली बार ग्रेड 3 में ही पूछा गया था। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उनका नाम वो आपको देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग पूरा का पूरा। व्यक्तित्व में आते हैं, तो व्यक्तित्व में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अर्थ, प्रकार, मापन, और बस इतना लिखा हुआ है, तो सिद्धांत नहीं लिखे हुए। तो मुझे लगता है सिद्धांत प्रश्न आने के चांस कम है, बट फिर भी आपने पढ़ा हुआ है तो अलग चीज है, बाकी पढ़ा हुआ है तो अब दोबारा मत रिपीट करना। प्रक्षेपी विधियां और एमएमपीआई विधि, ठीक है। केटल, आलपोर्ट और युंग को सिद्धांत देखो तो इन तीनों के देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत चर्चित रहते हैं सेकंड ग्रेड में। प्रभावित करने वाले कारक में जैविक कारक जरूर याद रखना, बाकी नहीं पूछेगा। और प्रकार के अंतर्गत स्पेशली शारीरिक दृष्टिकोण, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दृष्टिकोण, फ्रीडमैन रोजरमैन का दृष्टिकोण, हिपोक्रेटस का दृष्टिकोण, ठीक है, क्रेशमर सेल्डन का दृष्टिकोण, स्प्रेंगर का दृष्टिकोण, ये 4-5 जो मेन प्रकार है उनको देख लिया। व्यक्तित्व तो यहाँ खत्म हो जाता है। स्पेशली प्रक्षेपी विधियां, जो 5 विधियां वो ढंग से पढ़ लेना, और एमएमपीआई व्यक्तित्व आविष्कार का पढ़ लेना। फिर जैसे समायोजन में जाते हैं, समायोजन एक अप्लाइड टॉपिक है, कभी भी पढ़ा हुआ दोबारा मत पढ़ना। समायोजन में वही चीजें हैं, या तो कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार पे उपागम उपागम थर्ड ग्रेड का जो पैटर्न है दिनेश सेवा चयन बोर्ड का, उन पे प्रश्न पूछता है, या समायोजन की युक्तियां। तो युक्तियों यदि आपने कहीं भी पढ़ रखा है तो युक्तियों मुझे लगता नहीं जोर आएगा। युक्तियां एक बार रिपीट को तो कर लेना, बाकी सब इजी हैं। कोई युक्तियों को लेकर कंफ्यूज हो तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। उसके बाद अपन बात करते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस फैक्चुअल टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक है। जो प्रकार आपने पढ़ ली, मूर्त अमूर्त सामाजिक, परिभाषा वेक्सलर जरूर देख लेना, बाकी देखो नहीं देखो, क्योंकि परिभाषा बुद्धि पे आती है। उसके बाद जब अपन बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत में, तो द्विकारक, समूह कारक, थ्रस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिनेश सेवा चयन बोर्ड में थ्रस्टन पे बहुत प्रश्न आते हैं। बहुकारक, थॉर्नडाइक, त्रिआयामी सिद्धांत,
बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, पदानुक्रमिक महत्व सिद्धांत। ये टोटल 6 या 7 सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ के जाना है। मापन में डायरेक्ट आइए, व्यक्तिगत परीक्षण कौन से हैं, सामूहिक परीक्षण कौन से हैं, शाब्दिक कौन से हैं, क्रियात्मक कौन से हैं, ये पूरे पढ़ के जाना। आपका अलेक्जेंडर भाटिया परीक्षण पिछली बार आया था, ठीक है ना, भारत में किस कौन से बने हैं, ठीक है। MA/CA × 100 वाला सूत्र बहुत पूछता है, तो ये देख लेना। MA का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी, हल्के से बेसिक सी चीजें देख लेना। संवेगात्मक बुद्धि सीधा सिलेबस में नहीं है, केवल इतना सा देख जाना कि जॉन मेरी पिटिसलोवी की सबसे पहले दिया, डेनियल गोलमैन ने प्रतिपादन किया, 5 तत्व होते हैं, बस इतना जरूर पढ़ जाना, बाकी छोड़ देना। व्यक्तिगत भिन्नता 2 जगह दे रखा है, पहले पार्ट में दे रखा है व्यक्तिगत भिन्नता अर्थ प्रकार प्रभावित करने वाले कारक, तो अर्थ याद कर लिया, अर्थ परिभाषा नहीं पूछेगा। फ्रांसिस गाल्टन का पहला योगदान है, वो देख लिया आपने ढंग से। उसके बाद जैसे व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार आएंगे, प्रकार पूरे पढ़ के जाएंगे, स्पेशली इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका और बाकी कारक देख लिए। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन की विधियां पढ़ के जानी, क्योंकि पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी आया, थर्ड ग्रेड में भी आया, तो देख लेना। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में महत्व क्या, नहीं पढ़ना, अप्लाइड प्रश्न आएगा, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बताना है। फिर बच्चे आते हैं, बच्चे में कौन से, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े, सृजनात्मक बालक आपके बुद्धि के साथ जोड़ रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव बच्चे जरूर पढ़ के जाना है, प्रतिभाशाली जरूर पढ़ने हैं। ये 2 तो कम से कम पढ़ के जाना, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बाकी प्रतिभाशाली पढ़ लिया तो मंद बुद्धि और पिछड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट विशेषताएं होती हैं, तो रटिएगा मत, समझिएगा चीजों को लेकर। केवल इतना याद रखो, पिछड़े बालक में सिरिल ब्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, शैक्षिक लब्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, और मंद बुद्धि बालक में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अमेरिकी मंद बुद्धि एसोसिएशन का जो वर्गीकरण है वो देखो। बाकी विशेषताएं जस्ट प्रतिभाशाली के अपोजिट होती हैं, तो रटिए मत, चीजों को समझिए। ऐसे बालापराधी बालक को 2 मिनट में समझा जा सकता है। मतलब थोड़ा सा आप लोग क्या मेहनत नहीं करते, आप लोग ड्राफ्ट तैयार नहीं करते, आप लोग आउटलाइन नहीं तैयार करते, आप क्या है अंधों की तरह भागते हो बस। इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे ली, वो दे लिया और वो दे लिया, और फिर रोते फिर रहे हैं, सर डाउन हो गए, पर्सन नहीं आ रहे, ये इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते। और मैं कहता हूं आराम से कोई टाबर आराम से बैठ की ये थोड़ा सा एनालिसिस कर ले पूरी चीजों को, तो वह चीज बहुत आसान हो जाए। और आप एनालिसिस नहीं करा, लास्ट में फिर अपने अड़बड़ाहट ओवर भी साफा बहुत सारी चीज खो दिया। यो थारे लिए आने वाले एग्जाम के लिए भी था, मैं बहुत चेतावनी देके बोल रहा हूं, चीजों को अपने लेवल पे एनालिसिस करना सीखो, यदि तुम एक बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट और बहुत कम टाइम में बनना चाहते हो। जिंदगी केवल और केवल आपके द्वारा ही बदलेगी, आपसे ही बदलेगी, आपके एक्शन से ही बदलेगी। शिकायतों से कभी नहीं बदलेगी, चाहे शिकायत मेरे से करना, चाहे किसी टीचर से करना, चाहे कोचिंग से करना, सबके हित एक जैसे हैं, सब पूरी दुनिया सेल्फ ये चलती है, याद रखना। तो फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश बन के और इस बार सर थोड़ा अच्छे से करूंगा। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो आपका बहुत अच्छा नहीं जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे आगे बहुत बेहतर चीज के साथ आगे बढ़ना है और मुझे अपने ऊपर सबसे अधिक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक आपको देखना है, स्पेशली प्रतिभाशाली की एजुकेशन और प्रतिभाशाली की विशेषताएं, फिर अपने आप आगे तैयार हो गए। बाल अपराधी सीधा सिलेबस में नहीं लिख रखा, लेकिन प्रश्न आ जाते हैं, तो हल्का सा पिछली बार एक प्रश्न आया था, बट मैं ये कहूंगा कि आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना। फिर आपके साइकोलॉजी के टॉपिक कितने हो गए, कौन सा टॉपिक, अधिगम बच गया। अधिगम सबसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन अधिगम में मान लो आपको शॉर्ट एंड स्वीट अधिगम प्रक्रिया आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो प्रक्रिया का मतलब होता है अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की डेफिनेशन पढ़नी है, अधिगम के सोपान, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां से एक प्रश्न आपके आना चाहिए, क्योंकि आपके प्रक्रिया स्पेशली लिख रखा है, समझ गए आप। सिद्धांत बहुत बड़े हैं, नॉर्मली कुछ नहीं तो पावलोव और स्किनर का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाएं। सील हल्का बेसिक पढ़ लिया, गुथरी आपके वैसे थर्ड ग्रेड में आता नहीं है, नाम नाम देख लो बहुत है, ठीक है। थॉर्नडाइक पढ़ना है, थॉर्नडाइक के नियम पढ़ने हैं। संज्ञानवाद में जीन पियाजे आपने एक जगह पढ़ लिया, हमेशा काम आएगा। लेव वाइगोत्स्की पढ़ लो, जेरोम ब्रूनर पढ़ लो, अल्बर्ट बांडुरा के 4 सोपान ढंग से समझ लिए, पूरा अल्बर्ट बांडुरा हो गया। अंतर्दृष्टि का सिर्फ अर्थ समझना है, उदाहरण आएगा या उसने 4 समस्यात्मक परिस्थितियां प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हल्का सा देख लिया, बहुत ईजी चीजें हैं। और स्पेशली कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, निर्मितवादी उपागम, ये पूरा ढंग से पढ़ जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है। 5E 7E, जेरोम बोनर, वाइगोत्स्की इसमें आ जाएगा, जीन पियाजे भी इसमें आ जाएगा, सब इसमें आ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ढंग से पढ़ के जाना। ट्रांस ऑफ लर्निंग डायरेक्ट लिख नहीं रखा, लेकिन पिछली बार एक प्रश्न की वजह से मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे अंदर हो गए थे और बहुत सारे बच्चे बाद में दोबारा हुए, जिनका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि पोस्टें खत्म हो गई। तो वो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, हल्का सा देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव सुनने
और पॉजिटिव के जो प्रकार हैं, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, आपका क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, अनुक्रमिक और लंबात्मक वर्टिकल, ये पांचों प्रकार भी देख के जाना। फिर कौन सा टॉपिक बच गया? मोटिवेशन हो गया, व्यक्तित्व हो गया, समायोजन हो गया। वो देखो वैसे सिलेबस में तो है नहीं। यद्यपि अध्ययन सेवा चयन बोर्ड में जैसे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वगैरह, पीटी थर्ड ग्रेड वगैरह पेपर देखते हैं, तो वहां पे इन पे प्रश्न पूछे गए थे। तो रुचि को थोड़ा सा देख सकते हो, रुचि के 3 प्रकार, रुचि के पहलू, रुचि का मापन, ऐसे अभिवर्ती के प्रकार, अभिवर्ती की विशेषताएं अर्जित होती है कि जन्मजात होती है, और अभिवर्ती का मापन, और एक अभिक्षमता। रुचि, अभिवर्ती और अभिक्षमता, ये 3 बिंदु ऐसे होते हैं जो लर्निंग से भी जुड़े हुए होते हैं। सीधे सिलेबस में आपके नहीं लिख रखे, केवल सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लिखे होते हैं, लेकिन ये सेकंड ग्रेड में भी इस बार हटा दिए हैं। लेकिन फिर भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पिछला पैटर्न ये बताता है कि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन तीनों बिंदुओं को हल्का सा देख लो। समझ गए बात? अब ये चीज तो एक आउटलाइन है कि यार हो गया, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंड से मैंने पढ़ लिया सर। मान लीजिए आपसे नहीं भी पढ़ा गया है, तो साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां लगभग प्रश्न अप्लाइड टाइप आ जाता है। वहां आपको सबसे रचनात्मक आंसर चुनना है और घबराना नहीं है। थोड़ा बहुत यदि कहीं रिस्क लो तो साइकोलॉजी में ले सकते हो, क्योंकि यहां चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो? बस क्रिएटिव आंसर देना है, बालक सेटेड आंसर देना है, तो चांसेस बढ़ जाता है। बात करते हैं अपन साइकोलॉजी के बाद शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में पहला टॉपिक जैसे नवाचार आता है। अब नवाचार में स्पेशली नवाचार का मतलब ही होता है नवीनतम क्या है। अब जैसे स्माइल 1 2 3 है, तो उन पे सिर्फ डेट देख लिया आपने। शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, मुझे लगता है बहुत कम प्रोसेसिंग रहेगी, बंद हो गए सब के सब, ठीक है। ये सब के सब हवा महल ये सब बंद हो गए, तो ये इनको आपने पढ़ा है तो सिर्फ डेट याद रख लो और किससे रिलेवेंट है वो याद कर लो। मेन जो नवाचार में पढ़ के जाना है आपको, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो सबसे लोकप्रिय और चर्चित है। कौन कौन उसका क्रियान्वयन करता है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। उसका संचालन कौन करता है? रूपरेखा कौन बनाता है? तकनीकी समर्थन कौन करता है? इसमें सीसीपी क्या है, एबीएल क्या है, और एक वर्ड और है ना, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, सीसी और एबीएल, ठीक है ना। एक वर्ड और था इसमें, हाँ एफएलएन को भी फिलहाल जोड़ा है, तो ये देख लेना, एफएलएन बहुत चर्चित है। अब सीसी में होता है क्या? रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन। यदि पिछली बार प्रश्न नहीं पूछे गए, सीसी का क्रियान्वयन 2015-16 1 से 5 ग्रेड एबीसी दी जाती है, नॉर्मल चीज है। पोर्टफोलियो फाइल क्या होता है? हल्का सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नवाचार में। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट नवाचार है एमएसआरए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये कब प्रारंभ हुआ मैंने कई चर्चा कर ली है, ठीक है। प्रखर राजस्थान 2.0, निपुण राजस्थान अभियान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओआरएफ क्या है ये ढंग से पढ़ जाना, ठीक है। बाकी देखो दीक्षा और दीक्षा राइज, ये भी नवाचार में चर्चित है, क्योंकि अभी फिलहाल चल रहे हैं। तो चल रहे हैं वो चीजें हमेशा प्रासंगिक होती हैं, उन पे प्रश्न पूछता है। अब पूछने को तो और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे हमने नवाचार प्रश्न बैंक उसमें परिदृश्य में हमने सब डाला है। वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। आपके जितने भी पोर्टल वगैरह हैं वो भी सब भी डाले हैं, आपके जितनी भी पुरानी योजनाएं वो सब डाले हैं। लेकिन मेरा एक मतलब एक अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं कि नवाचार में मतलब लेटेस्ट जरूर पढ़ के जाओ, तो कम से कम ये चीज जरूर पढ़ लो, पहले पढ़ी हुई तो ठीक है, समझ रहे हो। ये ढंग से पढ़ जाओ, स्पेशली मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्लस जो SIQ स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, उनके बाकी के नाम देख जाओ। योजनाएं जो हैं उनमें लेटेस्ट चर्चित योजनाएं कौन से हैं? पीएम श्री है, विद्या योजना है एक सेंटर सरकार में, उल्लास कार्यक्रम है, स्टार्स योजना है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। बाकी पुरानों में तो कुछ भी पूछ लिया, ध्रुव कार्यक्रम रिट में पूछ लिया था, ठीक है। इंस्पायर अवार्ड पूछ लिया, आपकी NTPSC योजना पूछ सकता है, लेकिन मुझे कम चांस लगता है उन पे प्रश्न पूछने का, ठीक है। राजस्थान की स्पेशली जो नाम चेंज किए गए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, लाडो राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्माक्षी, हाँ ये पद्माक्षी वाला जो नाम चेंज किए गए। और एक देखो क्या था उसका, अमृत आहार योजना ना वो आंगनबाड़ी में, उसमें क्या चेंजेस किए हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख कर दिए, थोड़ा सा याद रखना। एक स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, राजीव गांधी की जगह नाम चेंज किया गया, वो इंपॉर्टेंट। अनुप्रति योजना हमेशा प्रासंगिक रहती है, ठीक है। पालनहार योजना हमेशा प्रासंगिक रहती है। बाकी योजना जैसे गार्गीर, ये प्रियदर्शनी, इन पे प्रश्न कम ही पूछता है। मतलब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली एकल पुत्र, द्विपुत्री, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना केवल इसमें चर्चित रहती है। कालीबाई जो स्कूटी योजना है वो चर्चित रहती है, तो हल्का सा उसके बारे में देख लो। देवनारायण स्कूटी योजना के बारे में हल्का सा देख लिया। बाकी मुझे लगता है कि आप
चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं और कोई गारंटी नहीं होती, कोई कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। कई बार तो पीछे का जो साक्षरता अभियान 1988 वाला, उससे पिछली बार प्रश्न, पिछली बार का पेपर को आप प्रमाणिक मत मानना, मुझे नहीं लगता कि इतना लेवल गिरा हुआ आएगा, कुछ भी पूछ लिया पिछली बार, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि जो चीज़ें योजनाएं हैं तो योजनाएं करंट की पूछेगा, ठीक है। स्पेशली पीएम श्री, इनको थोड़ा सा ढंग से देख जाना, इसका फुल फॉर्म क्या है, अपार आईडी वाला जैसे अभी बहुत चर्चित है, ठीक है ना। तो ये जो नई चीजें जो भी हुई हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से लेना, निपुण राजस्थान, प्रखर राजस्थान, वो जो भी योजनाएं, निस्टार, ये सब एनईपी 2020 से रिलेवेंट जितनी भी चीजें वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा टॉपिक कौन सा है, विद्यालय प्रबंधन संबंधी समितियां। विद्यालय प्रबंधन में पिछली बार एक प्रश्न आया था पोस्ट कॉर्ब वाला, मुझे लगता है विद्यालय प्रबंधन में यदि प्रश्न पूछता तो विद्यालय प्रबंधन होता क्या है, प्रकृति क्या है, कला है, विज्ञान क्या है, मोस्ट चांस है लूथर गुलिक उर्विक के सिद्धांत पूछ लेगा, पीओ ट्रिपल सी क्या है, पोस्ट कॉर्ब क्या है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। और चूंकि इसमें साथ में जोड़ रखा है एसएमसी, एसडीएमसी चाहे छोड़ देना, एसएमसी में मैंने आपको बार बार बोल रहा है, एसएमसी का गठन आरटी 2009 के तहत क्या है, इसके कार्य, स्पेशली विद्यालय विकास योजना कैसे कैसे बनाती है, क्रियाकलाप को मॉनिटर करना, अनुदान को मॉनिटरिंग करना, और जो भी इसके अंदर सरकार द्वारा दिए जाएंगे वो काम। एक कार्यकारिणी सभा और साधारण सभा, साधारण सभा में सब सदस्य हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, टीचर्स सब, कार्यकारिणी सभा में केवल 16 होते हैं, उसकी अभिभावक कितने होंगे, महिलाएं कितनी होगी, मीटिंग हर महीने एक होगी। अब पिछली बार दोनों प्रश्न आए थे तो उसमें क्लियर नहीं किया, लेकिन प्रश्न आंसर 3 महीने वाला माना, 1 महीने वाला माना, इसलिए मैंने आपको कहा कि यदि कुछ भी नहीं आता तो 1 महीना करना, और साधारण सभा लिख के आ गया तो 3 महीने में, क्योंकि साधारण सभा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उसमें प्रश्न पूछता नहीं है। कार्यकारिणी का सभा इंपॉर्टेंट होती है तो उसको ढंग से पढ़ के जाए, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी मीटिंग वगैरह सब पढ़ के जाए। ये आपने एसएमसीयू कर लिया। एसडीएमसी पे प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया, आपकी मर्जी है, देखो तो, बाकी मैं लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये मत सोचना है गुरुजी थे बता रहे हो भाई पढ़ लियो, मैं तो नया तो और थारो है, मैं तो थाने गाइड दे रहा हूं कि भाई ये चीज आपन लास्ट टाइम आपन कर लेनी चाहिए, इनमें आपन फायदो उसका है। फिर आप एनईपी 2020 की बात करा। एनईपी 2020 ऐसा टॉपिक है जो जिंदगी भर काम आता है, और उसमें एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर किसने बनाया, टोटल कितने भाग हैं, आपकी स्कूल शिक्षा विभाग है। अब उसमें देखो मैंने कई बार इस पे सेशन ले लिए, ईसीसी पहला भाग है तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, उसको एफएलएन वाला पूरा पढ़ना है, शिक्षक छात्र अनुपात उसमें दे रखा है वो पूरा पढ़ना है, समावेशी शिक्षा वाला कुछ नहीं पढ़ना, उसमें नॉर्मली है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। फिर स्कूली ढांचा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें एफ 5+3 3+4 वो क्या है, उसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होगा पूरा याद करके जाना। व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू की जाएगी, नो बैक डे का वहां उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो कंप्लीटली पूरा का पूरा वहां मूल्यांकन चौथा अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है एनईपी 2020 का, मूल्यांकन में परख क्या है, 360 डिग्री वाला क्या है, ठीक है, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या सुझाव दिए गए हैं, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होगा, योगात्मक मूल्यांकन की सिफारिश करता है कि नहीं करता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, भाषात्मक शिक्षा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मातृभाषा 5वीं+8वीं, फिर विदेशी एक राष्ट्रीय भाषा, फिर विदेशी भाषा, उसको लेकर कौन सा प्रोजेक्ट करवाया जाएगा बच्चों से, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वो कौन सी गतिविधियों का सुझाव करता है। चौथा अध्याय ढंग से एक बार रिपीट कर लेना, जो मैंने बोला वही चीजें, ठीक है। फिर 5वां शायद कौन सा है, वो शिक्षक वाला है। टीचर्स में आपको 4 वर्षीय बीएड याद रखनी है, और प्रत्येक टीचर साल में 50 घंटे सीपीडी कोर्स करेगा। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑनलाइन ट्रांसफर हो, योग्यता आधारित वो चीजें नहीं पूछेगा मेरे अकॉर्डिंग, दो चीजें जरूर देख लो। फिर एक वो होगा है समतामूलक शिक्षा वाला है, तो उसमें जेंडर समावेश निधि का गठन और वो सब चीजें, वहां के लोकल लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा, और इस प्रकार से छात्र शिक्षा अनुपात की भी वहां बात की गई है। तो छात्र शिक्षा अनुपात क्या याद रखोगे, 30:1 और वंचित क्षेत्रों में 25:1। फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स वाला है, तो वो नॉर्मल चीज है, स्कूल को 5 से 10 किलोमीटर में एक स्कूल होगी, उसका प्रिंसिपल सब कुछ होगा, और आसपास के विद्यालयों को मिलकर संचालन किया जाएगा। जहां अध्यापक कम है वहां यहाँ से भेज दिए जाएंगे, कोई सुविधा वहां से कम कर दी जाएगी, तो नॉर्मल उस पर प्रश्न बनेगा नहीं। बस इतने याद रखना विद्यालय कॉम्प्लेक्स की योजना होती क्या है। और लास्ट अध्याय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल शिक्षा निदेशालय क्या करेगा, नीति निर्धारण का कार्य कंप्लीट करेगा। फिर दूसरा कौन है आपका निदेशालय, आपका है निदेशालय है, वो क्या करेगा, क्रियान्वयन वगैरह करेगा, कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएगा, वेतन शर्तें तय करेगा। और तीसरा जो है आपका ट्रिपल एस है, ये भी बहुत चर्चित है, एनईपी 2020 में राजस्थान में भी गठन किया गया है, ये मानक निर्धारण का काम करेगा। और चौथा है आपका आरएससीआरटी, जो एकेडमिक काम करेगी। आरएससीआरटी को थोड़ा सा अलग से भी पढ़ लेना, इसका गठन कब हुआ था और ये क्या कार्य करती है, क्योंकि इससे पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था और इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये देख लेना। एनईपी 2020 का राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में इतना याद रखना, 402 बाल वाटिकाएं स्थापित हो गई, 297 टास्क फोर्स गठित किए गए थे, और क्रियान्वयन समिति जो है वो ये होती है, मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है, और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसके क्रियान्वयन के लिए सबसे प्रमुख अभियान चलाया जा रहा है। बाकी चीजें जितनी भी हैं वो सब छोड़ देना, समझ गए, यही राजस्थान में। तो इस पे प्रश्न पूछेगा नहीं, बट फिर भी हल्का सा देख लो। हाँ बताओ।
हाँ 39 है। हाँ। 70 739। भाई मेरे 639 ये थे, क्योंकि जो अपनी किताब में ये जो पार्ट लिखा ना वो अपने शिक्षा संकुल में है, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने अपडेट करके लिखा है, तो मुझे उसमें और कंफर्म कर लेंगे, उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगा यदि ऐसा है तो। हाँ। हम्म, एक बार और कंफर्म कर लेंगे कि हो सकता है कोई डाटा अपडेट हो गया हो तो। बाकी हाँ वो तो अलग अलग होता है, वो तो कोई इशू नहीं। बोले राजस्थान में अभी फिलहाल 402 में फर्स्ट चरण में था, और बाद का अभी 700 वाला तो अभी तक मेरे सामने आया नहीं है अभी तक। जो भी है, और ऐसी चीजें जब भी होना एग्जाम से पहले तो हमेशा याद रखना इस चीजों को क्या कर देनी है, अपने को इग्नोर कर देनी है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे दिमाग में रखना है कि यार ये प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, माइंड में विचलन हो जाता है, यार सर ने ही लिखा दिया, उसने लिखा दिया, और वास्तव में ऐसी चीजें आती भी नहीं है। तो ऐसी चीज यदि एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले आपके दिमाग में आ भी जाता ना, तो आप क्या करना, दिमाग से निकाल देना। बाकी मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा यदि कोई अपडेट हुआ हो तो, ठीक है। तो ये क्रियान्वयन वाला थोड़ा सा देख लेना। आरटी 2009 आपको पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरटी 2009 पढ़ लिया तो आगे वाले तीनों टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आरटी 2009 में बेसिक भी पढ़ोगे आप। क्या बेटा देखा ना। हाँ तो हो सकता है फिर ये 402 में। अच्छा पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना में, हाँ पहले 639 थे, इसमें भी करंट वाली कोई बुक, इसमें 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, मतलब ये भी करंट में आया है, बनेंगे। चतुर्थ चरण में 639, तृतीय विद्या, थर्ड चरण में, चतुर्थ चरण में 639 विद्यालय। अब इसमें लिखा है कि भी आगे बनेंगे, समझ गए हो? तो ये अभी तक 639 विद्यालय ही हैं, समझ गए। और 716 मतलब अगले चरण में बनेंगे, तो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग 639 ही रखो आप चतुर्थ चरण तक, तो ये बन चुके हैं। और वो बनेंगे तो अब वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको कंफ्यूजन में मत रखना है इसको। आप फिलहाल 639 रखो दिमाग में, और चीजें होगी तो मैं क्लियर कर दूंगा। आरटी 2009 पूरा पढ़ के जाएंगे, जो मैंने किताब में पूरा बेसिक दिया है कि आरटी 2009 की शुरुआत कैसे हुई। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले वाला पिछली बार प्रश्न आ गया, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, भारत शिक्षा आयोग कौन था, कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 1986 की आपकी पहली शिक्षा नीतियां 3 कौन सी थी, ठीक है। ये पीओ एक्शन कब हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक जो मैंने डाल रखा है किताब में, पूरा का पूरा पढ़ना, क्योंकि पिछली बार प्रश्न पूछे गए, यद्यपि इस बार नहीं आने चाहिए, बट फिर भी पढ़ के जाएंगे। आरटी 2009 पूरा पढ़ लेना, 1 से लेके 39 धारा तक पढ़ लेना। और पहले तो अपने मानते थे कि आरटी 2009 में चौथा अध्याय ही सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षक की भूमिका वाला। लेकिन अब जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें लास्ट का जो 7वां अध्याय, छठा अध्याय, बाल अधिकार संरक्षण, विद्यालय सलाहकार परिषद, इन सबसे प्रश्न आ रहा है। तो एग्जामिनर समझ गया भाई कि बच्चों ने चौथा अध्याय सबने पढ़ रखा है, धारा 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 23, तो ये 24, ये 25 26 27, ये 28, ये सब बच्चों ने पढ़ रखी है, ये सब ने अच्छे से पढ़ रखा है। बच्चे इग्नोर कहां करते हैं, 29 30 को छोड़ दिया, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 को तो पढ़ता ही नहीं है कोई। अब वहां से प्रश्न आने लग गए, तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की, पूरा पढ़ना है। अब देखो आरटी 2009 आपने ढंग से पढ़ लिया, आरटी 2011 तैयार हो गया। आरटी 2011 पे आज तक कभी भी किसी भी एग्जाम में धारा का प्रश्न नहीं आया है कि किस धारा के अनुसार। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं रटा गया है, तो छोड़ देना। आरटी 2009 याद रखो, सेम चीजें हैं जो आरटी 2009 में एसएमसी की भूमिका है, वही आरटी 2011 में, समझ गए आप। वही सेम चीजें हैं, एज इट इज वैसा का वैसा इन्होंने रखा है, तो कोई बड़ा विषय नहीं है इसमें क्या। तो वो सेम का सेम चीज रखा है कि भाई इसमें 10 अध्याय हैं, 29 धाराएं हैं, बाकी सेम एसएमसी, सेम निःशुल्क प्रवेश, सेम विद्यालय सलाहकार परिषद, वो सेम चीजें उन्होंने एज इट इज कॉपी की हैं, बस वो धारा का नाम क्या है चेंज हो गया। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं तो याद नहीं करता, क्योंकि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में अभी तक ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है। तो मेन चीजें वो याद कर लो, पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार एसएमसी की भूमिका है, एसएमसी में ये ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो आपने नोट ढंग से पढ़ लिया तो 11 में कोई धाराएं रटने की आवश्यकता आपको नहीं है, सेम कंटेंट है, कोई विशेष चेंज है नहीं, बस पूरा नाम याद रखना और किस धारा के तहत स्थापित किया गया था। धारा 38 की अंत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका ये पूरा नाम है, 29 मार्च 2011 से जो है ये क्रियान्वित हुआ, तो ये आपको याद रखना है। फिर निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, गिनती की 5 बातें। धारा 12 आरटी 2009 में 11 होगी, ठीक है। ये निजी विद्यालय में कितनी % सीटों पर एडमिशन होगा,
25% सीटों पे जो उस विद्यालय की कुल संख्या है उसका। और एज ग्रुप का आपको याद रखना है, यदि प्री में जा रहा है तो 3 से 4 वर्ष है, नहीं वो 5 से 6 वर्ष है, याद रखना। फीस की प्रतिपूर्ति 2 बार होगी, कब कब होगी वो याद रखना है। फीस की प्रतिभूति का वो कैसे निकाला जाएगा वो सूत्र पूछा नहीं गया, बट फिर भी याद रखना। कुल आवर्ती खर्च मतलब कुल नामांकित संख्या। और दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कौन कौन इसमें आता है। लॉटरी का द्वारा इसमें चयन किया जाएगा, अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हो। बच्चा जिस परिक्षेत्र का है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। एक वो नई लाइन आई थी कि मान लो एससी की सीट है और वो खाली रह गई तो एसटी से भरी जा सकती है, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बाकी कौन जांच करेगा, ये प्रश्न नॉर्मली नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये आपका निजी विद्यालय वाला निःशुल्क प्रवेश वाला, मतलब गिनती की 5-7 बातें आपको ढंग से रिपीट करनी। फिर आपके सामने समस्या आती है, सर ये कंप्यूटर वाला क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटर वाला पिछली बार पेपर आया था वो तो थोड़ा सा हार्ड आया था और वो पूरे एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अब आपने जो भी पढ़ा है उसमें 2 चीजें याद रखना, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं कि ज्यादा भी नहीं तो आप ये कोशिश करना, इंटरनेट संबंधी शब्दावली इस पार्ट को सबसे अच्छे से देख के जाना। चाहे वो HTML है, चाहे वो FTP क्या होती है, चाहे वो वायरस क्या है, मेलवेयर क्या है, ये जितने भी इंटरनेट संबंधी शब्दावली है वो हमेशा ही फोकस में रहती है पेपर सेटर के जब ICT का पेपर बनाता है। तो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो ट्रेंड में कोई भी चीज नहीं आ गई, चाहे वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गया है, तो वो थोड़ा सा आप ढंग से याद करके जाओगे। समझ में आ गई बात। नंबर 2, पिछली बार प्रश्न नहीं पूछे गए थे लेकिन इस बार प्रश्न आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अनुप्रयोग वाले बिंदु में तो आपको क्या पढ़ना है, ई कॉमर्स क्या है, ई बैंकिंग क्या है, ई शासन क्या है, ठीक है, ई मित्र वाला क्या है। इसमें ई लर्निंग वाला पार्ट ढंग से देख के जाना। मुक क्या है, स्वयं क्या है, ई लर्निंग में सिक्रोनेस क्या है, एसिक्रोनेस क्या है, वर्चुअल दुनिया क्या होती है। मेरे अकॉर्डिंग यदि पैटर्न पे प्रश्न बनता है तो ई लर्निंग पे प्रश्न आना चाहिए। बाकी ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ठीक है, ई शासन, ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो आपके ऑलरेडी आ रही हैं और आप 2-2, 3-3 लाइन का कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक ये सबसे इजी टॉपिक है जो आपको देखना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव में, उसमें निजता, अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन की मेरी चीज है मैं ही करूंगा, ठीक है, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, और एक ये प्लेगरिज्म, ठीक है ना। ये 5 या 7 वर्ड हैं, समझ रहे हो, 5 या 7 वर्ड हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल आएगा, मैंने हर टेस्ट में इससे प्रश्न बनाया कि ये चीज, एक व्यक्ति दूसरे की बिना अनुमति की कोई चीज को यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, साहित्यिक चोरी, इसको प्लेगरिज्म मैंने बोला है। तो ये क्या होता है साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या है। ये जो आपकी जो राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स थी ना उनमें बहुत अच्छे से इनको डाल रखा है। पिछली बार नहीं आया अलग चीज है, लेकिन इस बार ये सबसे इजी टॉपिक है दोनों, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, जो मुश्किल से 10-10 मिनट में पढ़ के जा सको। और कोई हार्ड नहीं है। निजता का अधिकार क्या होता है, कॉपीराइट क्या, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, साहित्यिक चोरी क्या होता है, कुछ है ही नहीं इसमें। साइबर बुलिंग क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ठीक है, सूचना रोजगार में क्या संभावनाएं हैं, क्या ICT का क्या प्रभाव है, डिजिटल डिवाइडेशन हो रहा है आज, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, इस पे एक प्रश्न यहां से पूछेगा। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब पढ़ रखी है आपने, ऐसा कोई बच्चा से नहीं पढ़ रखी। लैंग्वेजेस सब पढ़ रखी है आपने, ऐसा कोई बच्चा जिसने नहीं पढ़ रखी। CPU की कार्य प्रणाली, मेमोरी के बारे में लगभग चीजें हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के आधार और उपकरण वाले टॉपिक हैं। उनमें चाहे तो इंटरनेट शब्दावली पूछ ले, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ ले, या एक प्रश्न तो ऐसा आएगा जो आपको उलझन पैदा करेगा, जिसको MS वर्ड आता है, MS एक्सेल है, उनमें से कोई की के बारे में पूछेगा। अब ये थारी की पढ़ेड़ी नहीं ना, तो जान लगा लोगा तो भी याद को नहीं होंगी। और थारी पहले पढ़ेड़ी ही तो बढ़िया, और थाने लग गए कि गुरुजी टाइम है मैं खींच दूंगा मामलो, तो थे खींच दो भाई, नुकसान कुछ को नहीं। कई बार ये हुआ है कि लास्ट टाइम हुआ ना वो आदमी की कद के काम आ जाए पतो कौन चल है, ठीक है। थे 5 दिन ढंग से मेहनत कर जाओ ना चीजें लेके, मैं ये मानता हूं जैसे मेरे दिमाग में पूरी सेफ है कि यार इस चीज को ऐसे किया जाए तो बेटर हो सकता है, इस चीज को ऐसे किया जाए तो बेटर हो सकता है। यदि आपकी सच में 5 दिन की प्लानिंग बहुत गजब की है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप इतनी अच्छे से चीजों को कवर कर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल दिखेगा। और आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, समझ रहे हो आप, कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे मान लो आज मैंने बुलाया, इसकी भी आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे चलते हैं यार, एक आप एनर्जी के साथ आते, बहुत फर्क पड़ता, समझ रहे हो ना। हर चीज जब एक बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ की जाती है तो उसके आउटकम्स बहुत आते हैं। आप में से कोई बच्चा एनर्जी के साथ आ गया,
तो मैं 100% बोल रहा हूं, सिर्फ ये सेशन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम जाके इतना वर्क कर लोगे 2 से 3 घंटे, यार ये चीज़ ऐसे पढ़ लेनी है, आईसीटी में कर लेना है, अच्छा मेथड में मैं ये चीज़ें कवर कर लेती हूँ, सब्जेक्ट मेरा ये हो गया, किताब 9th-10th ये हो गई, 7वीं 8वीं 6ठी ये कर लिया मैंने, अरे यार ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, भाषा साहित्य वाले में मैं भी पढ़ लेती हूँ, ये चीज़ें कवर कर लेती हूँ। और करंट में मेरे को क्या करना है, करंट में मेरे को स्पेशली मातृभूमि वाला अभियान देखना है, अभी संयुक्त सेना अभ्यास जो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है ये देख के जाना है, स्पोर्ट्स में ये जो अपनी यूनिवर्सिटी वाले गेम्स हुए हैं वो देखने हैं, बाकी जितने भी गेम्स हुए हैं उनका देखना है, साहित्य में एक जो किताब आई है वो राज्यपाल वाली आई है, और प्रखर राजस्थान करंट में चर्चित है तो उसमें प्रदर्शन में हो गया। और बताओ क्या दिमाग में आया, ये राजस्थान को 6 जो योजनाएं हैं उनमें प्रथम पुरस्कार मिला है, वो ये योजनाएं हैं, सेकंड थर्ड से छोड़ दो, समझ रहे हो यार। और तो कुछ नहीं, मैंने करंट कुछ नहीं पढ़ा, ये काम कर लेती हूँ मैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना में ढंग से पढ़ लेती हूँ, सूजस का मेरे पास है, फटाफट इनकी मेन चीजें देख ली, मतलब प्लानिंग के साथ। जी करंट क्या पढ़ा, कुछ समझो को नहीं आ रहे हो, कुछ करंट डरा रहे हो, करंट मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी चर्चा आप लोगों ने की, इतना तनाव आप लोगों ने लिया, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, उससे बेटर है कि यार मैं 3 महीने का करंट और स्पेशली ये चीजें फोकस कर लूं, समझ रहे हो। तुम, मैं बहुत हल्का महसूस करूंगा चीजों को लेकर, और तुम कोई चीज को टालते रहते हो, करंट नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे 2 दिन और रुक, अरे नहीं, करंट की प्लानिंग होनी चाहिए कि करंट पे मुझे ये चीजें तो देखनी ही हैं, यहां से प्रश्न आने के चांस हैं, जमादार के पेपर में इन बिंदु पे फोकस किया गया है, मतलब करंट में पूरी, जिस दिन जमादार का पेपर हुआ उस दिन आपकी एकदम आउटलाइन हो जानी चाहिए थी, यार ऐसे करंट के प्रश्न आए हैं तो मुझे स्पेशली इन चीजों पे तो फोकस करना ही करना है? हाँ, योजनाओं क्रमबद्ध वाले से प्रश्न आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, प्रारंभ वर्ष पूछ सकता है, ठीक है, कथन कारण वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं, संगत असंगत वाले तथ्य योजनाओं पे पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स के प्रश्न पूछ ही रहा है, शानदार। तो मतलब एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए थी कि यार ये चीजें हैं जहां मुझे बहुत अच्छे से फोकस करना है और मैं इनको आराम से कर लूंगा, मतलब पूरे पेपर की चीजें आपके दिल दिमाग में अब तक बहुत क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर ईमानदारी से बोल रहा हूं 70% से अधिक बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं है, कर रहे हैं वो बस, कर लेंगे यार साहब, अकेले मोटिवेशन से कुछ नहीं होता सर, फिर बोल रहा हूं चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है, समझ रहे हो आप, बिना प्लानिंग की चीजें नहीं होती हैं और बिना प्लानिंग के बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। हम लोग बिना प्लानिंग के करें फिर भी चल जाएगा, जैसे हमने बिना प्लानिंग के किया कि शाम को अचानक से मैंने कहा कि यार टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन डाल दो, बच्चों से मिल लेते हैं, मिल लेंगे, ये हमारा फिर भी सक्सेस हो सकता है, आपका नहीं चल सकता जिंदगी में, आपको नहीं कोई वैल्यू देगा ही नहीं कोई लाइफ में, ये चीजों को समझिए आप, आपकी कोई नहीं सुनेगा यदि आप बिना प्लानिंग के आगे बढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा। और ये जो लास्ट टाइम आपके 5 से 6 दिन है, 6 दिन मान के चलें अपन, 5 दिन मान के चलें, और 5 दिन ही मान के क्यों चलें, आपका आज चला जाएगा, 4 दिन मान के चलो, मेरे पास 4 दिन है सर, ठीक है, जो भी मेरे पास टोटल 4 दिन है, और मुझे ये पता है कि यार इतिहास साहित्य वगैरह ये इतिहास कला वाला पार्ट मैंने बहुत बार पढ़ा है, कोई बात नहीं, राजस्थान ज्योग्राफी भी वो चीजें आ जाएंगी। अब मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसे मान लीजिए कोई टॉपिक 3 या 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं पढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैं उसके पीवाईक्यू देख लेता हूं, वो मेरे दिमाग में आज ही सेट होना चाहिए कि मुझे इन 5 टॉपिक के पीवाईक्यू देखना है, समझ आ गई बात, सिर्फ 5 टॉपिक के पीवाईक्यू देखना है। और मुझे लगता है यार ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं भूल चुका हूं कंप्लीटली, इनके फैक्ट्स याद नहीं हो रहे, इनको मुझे एक बार एग्जाम से 2 दिन पहले, मैं जब गाड़ी में गांव जाऊंगी या मेरे सेंटर पे जाऊंगी उस दिन मैं पढ़ लूँ, मेरे ये दिमाग में चलता था। और आप क्या बताओगे, मैं करंट हमेशा एग्जाम से 1 दिन पहले रिपीट करता था पूरा, और मैं बस में करता था, यद्यपि रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ये होता था कि मान लो हो सकता बस में खड़े खड़े जाना पड़ जाए, लेकिन मेरे में तो इतना था कि मैं जब 2010 में स्कूल लेक्चर बना था तो मेरे को बस में सीट नहीं मिली, अजमेर सेंटर था, तो मेरे आज भी याद है कि वो बीच में पोल होता है रोडवेज में, उसके यूं पैड लगा के, और मैंने पूरा हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव एक किताब आती थी किरण कंपटीशन, मैं उस 2.25 घंटे के आसपास लगे थे, मैंने 2.25 घंटे में यूं निकाल दी, फार खड़ा खड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि कितने लोग बैठे हैं, मैंने किसी की ड्रेस नहीं देखी, किसी तरफ आई कांटेक्ट नहीं किया मैंने, भाई क्या जरूरत है,
क्यों करना अपने को? समझ रहे हो? मतलब 2.75 घंटे की स्पीड इस लेवल की थी, वो पूरी किताब यूं रिपीट हो गई। समझ रहे हो? क्या प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय चीजें दिमाग में घुसती हैं, चीजें अपने आप होने लग जाती हैं, आपका माइंड एक्टिव होने लग जाता है। और यदि आप डिस्ट्रेस ले रहे हो ना, तो आपका माइंड क्या होता है? डिसएक्टिव। आपको सब चीजें गंदी लग रही हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। अब जैसे मुझे नींद नहीं आ रही, तो कोई पता नहीं क्यों रीजन, क्यों नहीं आ रही, कोई अलग क्या रीजन है समझ में नहीं आ रहा। बट आप लोग डिस्ट्रेस लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जबकि ऐसा नहीं था, मेरे को नींद नहीं आती, मैं एग्जाम से पहले सो लेता था, लेकिन सोता 5 या 6 घंटे था। तो मैं हमेशा लास्ट टाइम में बहुत पढ़ता था। मुझे लगता था कि लास्ट टाइम में मेरी चीजें, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी परखंड नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था होगी, बट मुझे लगता था कि मेरी याद नहीं, भूल जाऊंगा मैं। तो मैं लास्ट टाइम में जितनी चीजें मैंने 1 साल में पढ़ी हैं, वो लास्ट टाइम में मैं एक बार अच्छे से रिपीट करता ही करता था, क्योंकि उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि मैंने एक बार सब चीजों को पढ़ लिया है। और इस प्रकार से 4 दिन 5 दिन पहले किताबों को हटाता था, ये किताब पढ़ ली, ये नहीं पढ़नी, ये किताब पढ़ ली, ये नहीं पढ़नी, ये किताब पढ़ ली, ये नहीं पढ़नी। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं है तो गलत बात है। बताओ, कोई सवाल हो तो बताएं आप, कुछ समस्या हो तो बताएं आप, क्या लग रहा है आपको? क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोले। नहीं, समस्याएं तो होती हैं मेरे होते हुए। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमेशा हमारा दृष्टिकोण समाधान पे केंद्रित होना चाहिए। मैं ये मानता हूं दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ये मेरा बहुत, मतलब बहुत बड़ा विश्वास है। पहले मैं घबरा जाता था चीजों को लेकर, फिर मैंने जब हैंडल करना शुरू किया तो मुझे लगा यार चीजें तो हो सकती थी, अपने कोशिश ही नहीं की। समझ रहे हो? अपन क्या है, चीजों को लेकर पहले से इतनी जल्दी चीजें प्रिजुडिस कर लेते हैं, हमें लगता है नहीं हो पाएगा यार। करंट थोड़ी पढ़ सकता हूं 2 दिन में, करंट 4 घंटे में भी पढ़ा जा सकता है। समझ रहे हो आप? यदि दिमाग चले, काम चले यार, कौन कौन चीजें आपको तो आइडिया नहीं लगता, बाकी मुझे जैसे किताब देखता हूं तो आइडिया लग जाता है यार, ये इसमें से ये चीज करंट में ये चीज इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 पढ़ा तो यार इसमें 91 में सर ने 2 पेज डाल रखे हैं, लेकिन इसमें तो काम की चीजें तो 5 ही हैं। समझ रहे हो आप? ये चीजें आपके समझ में आने लग जाती हैं जब आप खुद पे विश्वास रखते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, और नहीं तो कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? आपकी सिचुएशन क्या, छोटे बच्चे नहीं होते क्या गोदी वाले, वो हैं ग्रेड 3 रीड के बच्चे, सर दूध पिला दो ना। अरे ऐसे थोड़ी होता है बेटा, उठना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उसमें आपको शुगर डालने की नहीं डालनी है, अदरक डालने की डालनी है, फिर डालते ही गर्म करते ही तुरंत डालना भी नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि यार इसका लेवल ठीक आ गया, उसके अकॉर्डिंग पीऊंगा। तो इस लेवल पे तुम आ जाते हो ना, उस दिन ये मान लेना तुम बहुत सही दिशा में हो। अब तुम्हें कोई नहीं कह दिया करंट में पढ़ लो, तुमने बाँच डाला उसको, अब तुम्हें पता नहीं पढ़ना क्या था, याद क्या करना था सर। समझ रहे हो? चीजें, कंटेंट आपके पास, सबके पास परफेक्ट है, सब पता है चीजों को लेकर, लेकिन तुम्हारा क्रियान्वयन इतना कमजोर है कि तुम चीजें सुनते हो लेकिन उनको वहां तक पहुंचा नहीं पाते हो। और ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो कोशिश से करो कि ये मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हंसने की बातें बहुत अलग है। तुम जिस दौर में जी रहे हो, तुम जिस दौर में यहाँ पे हो, ये अपने आप में बहुत खुशकिस्मती है कि तुम राजधानी में बैठे हो। ठीक है, तुम्हें एक अच्छी जगह रहने का और पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। मैंने पहले भी बोला है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, ऐसे हालात हैं कि रोना आ जाता है मुझे भी, जो कि मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन बुरा लगता है कि यार ये क्या है। तो इन चीज़ों के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए कि यार अपन अच्छी सिचुएशन में है, तो अपने को ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, अपने को ज़्यादा एनर्जी से दौड़ना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें अपन क्या अच्छे से कर सकते हैं वो करनी चाहिए, और की जा सकते हैं। सिंपल सा रूल है। सिलेक्शन में कभी भी ये कोई भेदभाव नहीं होता है कि इसने बहुत ज़्यादा पढ़ा, कम पढ़ा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने मैनेज कैसे किया। तो पेपर को मैनेज करना बहुत आराम से, रिलैक्स मूड से, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। वहाँ डिसीजन लेना अपने, अगल बगल वालों के डिसीजन मत लेना, और जो डिसीजन लो ना उस पर डटे रहना। लास्ट के 9-10 मिनट कोशिश करें कि उस समय प्रश्नों के तुक्के नहीं लगाएं, लगभग सभी गलत होता है।
ये मान के चलेगा, कभी नहीं करना। और 5-7 मिनट बचा के रखनी है। यदि ओमार सीट का रोल नंबर सही भरा गया तो पहली विजय आपकी हो चुकी है। ओमार सीट की बेसिक एंट्रियां सही हैं, मतलब आगे आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। इस एक एक चीज से पॉजिटिविटी लेके आए आप। छोटी सी चीज होती है ना, उससे भी पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। मैं तो बहुत यूज करता हूं कि यार ये चीज अच्छी होगी मतलब अच्छा होगा, ये चीज अच्छी होगी अब और अच्छा होगा। तो ये तरीके होते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। और मनोवैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति जितना स्ट्रांग रहता है परीक्षा हॉल में, उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। आपने देखा है फेसगढ़ में पेपर ऐसे हुए हैं जो बच्चे बाहर आने के बाद कहते हैं यार 40% तो मैं कर ही सकता था, और सिर्फ 40% पे सिलेक्शन हो रहा था। जिनका हुआ है वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, जिनका नहीं हुआ हो सकता बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन घबराहट ने उनको अपनी जिंदगी में 2 साल पीछे कर दिया। 2 साल समझना बहुत बड़े साल होते हैं भाई, और आप लोगों के लिए बड़े साल होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पे प्रेशर बहुत है। मैं यहाँ खड़े होकर कोई भी बात कर सकता हूँ, मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर सकता हूँ, कितनी भी आदर्शवादी बातें कर सकता हूँ, लेकिन सच ये होता है कि जब जिस स्थिति तुम जिस जगह पे बैठे हो ना, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है हर दिन। और एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के बाद वाले दिन, पेपर खराब होने के बाद वाला जो होता है ना, मतलब इतना ट्रॉमा जो होगा ना, वो ट्रॉमा तुम ही फील कर सकते हो। उस ट्रॉमा में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। उस ट्रॉमा से निकल के फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना आसान नहीं है। मैं कह सकता हूं कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, मैं कह सकता हूं सेकंड ग्रेड आ रही है, मैं कह सकता हूं कोचिंग वाले सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सब आदर्शवादी बातें करेंगे, सब आपको शुभकामनाएं देंगे, सब देंगे आपको। किसी की शुभकामनाएं मत देखना, कोई पोस्ट नहीं देखना शुभकामना का कोचिंग वालों का। रे सबके अपने निहितार्थ हैं। शुभकामना देना अपने आप को अंदर से उस दिन, और शुभकामनाएं आएंगी बेटा जी। यदि 4 दिन मैनेज कर गए, माइंडसेट पॉजिटिव रख गए, अंदर से शुभकामना आएगी कि यार मैं ठीक हूं। और यदि खराब हो जाता तो मैंने फिर कहा इनर स्पीच करना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरा और ऑप्शन नहीं होगा। आपको फिर से खड़ा होके और एक दिन बाद में जो कमियां जो गलतियां की हैं उनको दूर करते हुए फिर से जोड़ लगा के दौड़ना है। ये जीवन यही है, जो चलेगा, जो दौड़ेगा तेज गति से, उत्साह से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक दिन वो आगे पहुंच जाएगा, बाकी रह जाएंगे। मैं चाहता तो मैं अपनी लाइफ की बहुत शिकायतें कर देता, मैं चाहता तो मैं आज रेस्ट कर लेता, लेकिन मुझे पता था कि मुझे चलना चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी का इस सिद्धांत बना लो कि जब बहुत ज्यादा थक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, तब भी कोशिश करो कि यार एक बार और एक बार और, ऐसे नहीं, एक बार बहुत अच्छे से और पूरी जी जान से। और यही जिंदगी की खूबसूरती है, क्योंकि हमेशा वो ईश्वर कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक तोहफे तुम लोगों के लिए रखता है। वो छुपे हुए रहते हैं, हमें दिखते नहीं है। कई बार हमें लगता है हमारे साथ बहुत अन्याय हो गया, लेकिन मैं सच कहता हूं वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं छुपा के रखता है। तो बस विश्वास रखो अपने ऊपर भी और उसके ऊपर भी, सब बेहतर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अभी चाहे तुम्हारा खराब हो रहा हो, बहुत बुरा तुम दौर से गुजर रहे हो, लेकिन ये तय है कि 100% अच्छा भी होता है। बस ये है कि घबराना कभी मत, टिके रहना उस रास्ते पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे लाइफ में 4 लोगों ने मेरे साथ इतने बड़े धोखे किए जो मेरे बहुत क्लोज थे, और मुझे लगा कि मैं टूट गया, मैं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मेरा। लेकिन मुझे जब मैंने उस चीज को देखा तो मैंने कहा यार तेरे पास तो कुछ था ही नहीं पहले ही, तू यहां तक पहुंचा है, एक अच्छी नौकरी में पहुंचा, ये कितना प्लस पॉइंट है यार भगवान का। वो जो चीज गई हैं वो चीजें वापस आ सकती हैं। जब मैंने इस दृष्टिकोण से उस चीज को देखा तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, ये तो एक पॉजिटिव चीजें हुई है तुम्हारे साथ। और मैं अब अपने आप को देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार वो जो 4 घटनाएं थी वो बहुत बड़ी थी। मुझे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सबसे वापस से स्टार्ट हो गई चीजें। समझ रहे हो? यदि मैं उसमें व्याकुल हो जाता, परेशान हो जाता, कोई गलत कदम उठा लेता, लाइफ तो यही है, छोटा सा ही जीवन है, इतना ही है, 50-60 साल का है। तुम 20-25-30 के आसपास, 25 के आसपास हो गए होंगे, तो यार फिर क्यों तनाव लेना है यार। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चीजों को रिस्टार्ट करते हुए, इस प्रक्रिया को एंजॉय करते हुए, सबसे खूबसूरत चीज मंजिल होती नहीं है। तुम्हारे दिमाग से निकाल देना कि मंजिल खूबसूरत होती है, मंजिल खूबसूरत होगी नहीं। खूबसूरत तुम्हारे रास्ते ही हैं। ये जो पढ़ने का दौर है ये खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाइए।
तुम अभी इस चीजों को बोझ समझ रहे हो, सर पढ़ना पड़ेगा 4 दिन, सर पेपर देना पड़ेगा, सर रिपीट करनी पड़ेंगी। तुम थोड़ी सी देखो कि यार ये खूबसूरती है, इसको हंसते भी तो कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये चीज मेरी अब समझ में आ रही है। पहले से यार वैष्णो देवी जाएंगे तो फिर देखना मजा आएगा। अरे वैष्णो देवी जाने से पहले जो तुम रास्ता पार कर रहे हो ना, यदि तुमने उसको जी लिया ना तो तुम्हें लगेगा यार रास्ता कितना खूबसूरत था। और फिर क्या होता है, मंजिल जैसे पहुंचते हो ना, मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, उतरा नहीं जाता है भाई वहां से, पैर भारी हो जाते हैं। अरे बार भाई अब तो कोई उठा के ले जाए तो चल जा। एक्चुअली क्या है, हम कभी भी रास्ते को नहीं जीते हैं, हमारी प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा ट्रॉमा यही है, हम सोचते हैं ये करने पहुंचने के बाद देखना मजा आ जाएगा, पहुंचने के बाद तो ये चीज मिल जाएगी। नहीं, पहुंचने से पहले आपकी प्लानिंग खूबसूरत होनी चाहिए, जो तुम्हारे रास्ते के जो साथी हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए, और मस्ती के साथ जब तुम चीजें करोगे तो रास्ता जब खूबसूरत बनेगा, घर से निकलते समय मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जिस टैक्सी में बैठे हो, जिस बस में बैठे हो, उसको एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, जैसे भी स्थिति में पढ़ते हुए। जैसे मैंने कहा कि मैंने 2.5 घंटे उस किताब को पढ़ा, मैं खुश था, मुझे शिकायत नहीं थी कि यार सरकार की क्या योजनाएं हैं, बेरोजगार बच्चों को कितना परेशान करते हैं। मैंने किसी को गाली नहीं निकाली कि तू खड़ा हो जा हरामजादा, मेरे को सीट दे दे मैं पढ़ लेता। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है जो हो रहा है। समझ रहे हो, उस प्रोसेस को तुम जब जीवोगे तो उसका आउटकम्स कितना गजब का आएगा। पुराने हमारे लोग कहते थे, गर्भ अवस्था में जब बच्चों जातु तो इनका माँ ने तो खुश रिया कर, राजी रिया कर, बढ़िया बढ़िया बात करया कर, बढ़िया बढ़िया सुनया कर, क्योंकि वो सुने गुजना भी को जो टाबर होगा वो कितना खूबसूरत होगा। आजकल का टाबर थे देखा कहें गाँव में, अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि गर्भ धारणी फ्रस्ट्रेशन में होता है। वो कह रही है मैं बच्चा नहीं करूंगी, सास करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं। अब वो बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कोई किसी के थप्पड़ मार रहा है, कोई चाकू मार रहा है। आप देखो ये क्या हो रहा है, ये पीढ़ी का बदलने का रीजन क्या है, पीढ़ियां फ्रस्ट्रेशन में हो रही हैं। बच्चा गर्भ काल में, मां फ्रस्ट्रेशन में, तनाव है, वो जिंदगी जी नहीं, उस प्रोसेस को नहीं जी रही है। इसलिए पुराने बच्चे मस्त होते थे क्योंकि मां उसको जीती थी। 9 महीने से 10 दिन पहले होती थी मां काम करती हुई, खुश रहती हुई, और बच्चा अचानक से पता है बच्चा हो गया है। सोच के देखो कि उसने उस प्रोसेस को कितना जिया होगा, तनाव ही नहीं लिया उसने, मेरा बच्चा है। आजकल की मां पूरा माल बना के रखती हैं, समझ रहे हो कितनी चीजें होती हैं, समझ रहे हो आप। तो वो बच्चा, मां सब टेंशन में है, वो इतनी दवाइयां खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो सोच के देखिए। इसलिए पुरानी माओं के बच्चे बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, का मतलब है कि वो अंदर से खूबसूरत होते थे क्योंकि उस सफर को जिया है। मैं आपसे लास्ट मैसेज यही कहूंगा कि जो 3rd ग्रेड का तुम्हारा सफर है कभी खत्म नहीं होगा। खत्म का मतलब तुम्हें इससे बहुत आगे जाना है, एक पड़ाव है, इस पड़ाव को बड़ी खूबसूरती से जी के आना। नहीं होता है, पेपर खराब होता है, कोई बात नहीं, मेरे से दोबारा से मिलना, हम एक बहुत सुंदर प्लानिंग के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे और अंतिम रूप से तुम सब जीत जाओगे। ये मूल मंत्र है, इसको गहराई से सोचना है, सब अच्छा होगा। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। नेगेटिव लाना भी नहीं है जिंदगी में, और वो कोई ना कोई भी वजह बने, चाहे मैं बनूं, चाहे आपके पेरेंट्स बने, कोई भी बने, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आराम से पेपर दे के आना। पेपर अच्छा नहीं होता है उसके बाद टेंशन मत लेना, हम बहुत एक सुंदर प्लान पे और वर्क धीरे स्टार्ट कर देंगे। बट अभी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम दे के आना। जितनी चीजें आप 4 दिन में पढ़ सकते हो आपको जोड़ लगा के पढ़नी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, लास्ट टाइम में पढ़ने से अच्छा ही फील होगा। और बाकी कोई चीज होगी तो अपन और चर्चा कर लेंगे, और ठीक है। और ओके, थैंक यू।